ओके जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ क्लास नंबर 9 ऑफ सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कोर्स। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम लोग ERC-20 पढ़ेंगे जो कि टोकन कहलाते हैं थीरम की ब्लॉकचेन पे। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ERC-20 समझने में वो हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ERC-20 और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे EIP कि EIPs क्या होती हैं, और फिर हम लोग EIPs पढ़ेंगे। फिर हम लोग ERC वर्सेस EIP देखेंगे क्या होते हैं, इन दोनों को इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर ERC-22 का जब हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या बेसिक चीज़ें होती हैं ERC-20 में। फिर हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे जाके 2-3 कॉइन्स को देखेंगे कि वो कॉइन्स हैं या टोकन है, और कॉइन्स और टोकन के बीच में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कॉइन वर्सेस टोकन, थोड़ा कॉइन मार्केट कैप का हम लोग रोम अराउंड करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे। और फिर हम लोग थोड़ी आज स्टेकिंग नहीं, प्री सेल वगैरह बना लेंगे ERC-20 को यूज़ करते हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, EIPs क्या होती हैं? जैसे मैंने कोई एक चीज़ बना दी पब्लिक में, मैंने बोला ये ओपन सोर्स है, कोई भी आके इसमें इम्प्रूवमेंट ऐड कर सकता है, लेकिन मैंने एक कमेटी बिठा दी वहाँ पे कि 4 या 10 बंदों की, जो कि मैंने ही बिठाया होंगे क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैंने उन 10 बंदों को जो कि इंटेलिजेंट है उनको बिठा दिया कि भाई कोई भी अगर पूरी दुनिया में से कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा जो कि मैंने प्रोडक्ट बनाई है और जो ओपन सोर्स है, क्योंकि ओपन सोर्स है, हर जितने लोग होंगे वो अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट देते रहेंगे, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट काम की हैं कि नहीं, यूज़फुल हैं कि नहीं हैं, वो जो 10 बंदे मैंने बिठाए होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट जो लेके आया है दुनिया में से कोई भी बंदा, वो मैं इस प्रोजेक्ट में ऐड करूँ या नहीं करूँ। फिर आखिर वो मुझसे पूछेगा, तो अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो मेरी प्रोडक्ट में वो इम्प्रूवमेंट ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से इथीरियम जो है वो ओपन सोर्स है, पूरी दुनिया में खुली भी है, हर कोई इसको अंदर इम्प्रूवमेंट ऐड कर सकता है। तो इसके EIPs क्या होती है? EIPs भी एक प्रपोजल होता है कि पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा, जैसे मुझे लगा कि भाई इसमें कुछ इथीरियम की चेन में कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने एक इम्प्रूवमेंट प्रपोजल इथीरियम को भेजा। अब जो इथीरियम में कमेटी बैठी होगी वो डिसाइड करेगी कि भाई इसको ऐड करना चाहिए कि नहीं, या ये इम्प्रूवमेंट यूज़फुल है कि यूज़लेस है। तो इस पूरे प्रोसेस को EIPs बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट के प्रपोजल्स। तो अगर मैं EIPs लिखूँ तो इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, तो अगर मैं कोई नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ इथीरियम में, तो मैं EIP साइन करके मैं इथीरियम की चेन को या इथीरियम की कमेटी को भेजूँगा, और फिर वो मुझे बताएंगे क्या होता है। तो फिर अगर मैं EIPs यहाँ पे लिखूँ, इथीरियम EIPs, और ये लोग वो भी करते हैं कि अगर मैंने इम्प्रूवमेंट कोई इंट्रोड्यूस करी है तो उसको लिस्ट भी करेंगे कि भाई ये इम्प्रूवमेंट इस वक्त ऐड हुई, ये इम्प्रूवमेंट इस वक्त ऐड हुई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, पहले ही लिंक पे आ रहा है इथीरियम EIPs, द इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स। तो जिसने भी जब से इथीरियम की चेन बनी है और आज तक जिसने भी इम्प्रूवमेंट ऐड करी है इसमें, तो वो यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट है, और जिसने डिक्लाइन करी है वो उसका स्टेटस भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अगर मैं नीचे जाऊँ, ERC अगर ये वाला लिंक नहीं है, इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स, हाँ ये वाला। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स डिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर इथीरियम प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कोर प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन क्लाइंट APIs, ये सब चीज़ें। मतलब एक इम्प्रूवमेंट को प्रपोज कर रहे हैं हम लोग इथीरियम की चेन के अंदर कि भाई आपको ये फीचर ऐड करना चाहिए, ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट है, और फिर इन्होंने स्टेटस भी बता दिया है कि अगर मैं कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो आइडिया है या वो रिव्यू में जाना चाहिए, लास्ट कॉल में जाना चाहिए। तो जब इथीरियम की कमेटी मेरा कोई भी आइडिया को वो करेगी कि अगर रिजेक्ट करेगी या कोई भी उस पर लगाएगी कि भाई ये वाला इम्प्रूवमेंट जो है वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पे उसको ये स्टेटस असाइन करेगी कि मेरा जो आइडिया है वो आइडिया है, या वो ड्राफ्ट में रहना चाहिए, या वो अभी रिव्यू में है, या लास्ट कॉल, या फाइनल हो गया। फाइनल मतलब उन्होंने इथीरियम में उस चेंज को ऐड कर लिया। जैसे गिटहब में हम लोग कमिट पुश वगैरह करते हैं, पुल रिक्वेस्ट खोलते हैं
और उस गिटहब की रेपो का मेंटेनर जो है उसको मर्ज कर लेता है अगर उसको सही लगता है। ये सब चीज़ें, तो इसमें इथीरियम के अंदर हम लोग कोर में भी कुछ फीचर ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नेटवर्किंग में, इंटरफेस में, ERC में, मेटा में। ERC क्या होता है? ERC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ इंप्रूवमेंट करना, तो वो उसका नाम ERC कहते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशंस, मतलब एप्लीकेशन तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही बनती हैं, तो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की इंप्रूवमेंट आ रही है। तो जो हम लोग टोकन आज पढ़ने जा रहे हैं ना, टोकन्स, वो ERC-20 लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे EIP नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ERC। ERC का मतलब वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट ऐड करी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये ERC लिखा हुआ है। और 20 जैसे उन्होंने कोई नंबर असाइन कर दिया ताकि पता चल सके भाई ये टोकन है। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड सच एज टोकन स्टैंडर्ड, नेम, रजिस्टर, URI, स्कीमास, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें नॉर्मल। अभी जैसे पहले ERC-20 बनाने से पहले किसी ने ERC-20 को ऐड करने का इथीरियम में प्रपोजल डाला था, तो उसका प्रपोजल यहाँ पे लिस्ट है, ये देख रहे हैं, EIP-20, इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 20। तो जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो उन्होंने ERC को लॉन्च कर दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट थी। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो मैं ERCs में जाता हूँ, तो देखें कितने सारे प्रपोजल्स उन्होंने दिए हैं। तो जो फाइनल हो गए वो यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, जैसे ERC-20 फाइनल हो गया, टोकन स्टैंडर्ड है ये, और 55 है, एक 137 ये फाइनल हो गया, एक 11155 भी होगा, इधर ही देखेंगे 1155 है, ये सब चीज़ें इधर हैं। और अगर मैं NFTs यहाँ पे सर्च करूँ, NFT रॉयल्टी स्टैंडर्ड 2981, रेंटल NFTs 4907, ये सारे प्रपोजल्स यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। ये पूरी दुनिया में से कोई भी लोग इम्प्रूवमेंट के प्रपोजल्स इथीरियम को भेज रहा था। तो अगर हम लोग टोकन के बारे में सुने कि ERC-20 टोकन, ERC-20 टोकन क्या होता है? टोकन जो है किसी चेन पे बनता है, जैसे इथीरियम का एक टोकन है। अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊँ तो अभी मैं ERC पे मैं अभी दोबारा आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ERC-20 है क्या, क्योंकि आज हमारी मेन टॉपिक जो है ERC-20 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ और मैं चेक करूँ कि बिटकॉइन आप बोलेंगे टोकन है या कॉइन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉइन है। कॉइन क्यों है? क्योंकि ये इथीरियम ये अपनी चेन पे बना हुआ है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है। अब इथीरियम को अगर मैं देखूँ तो इथीरियम क्या है, कॉइन है या टोकन है? मैं बोलूँगा कॉइन है, टोकन नहीं है। टोकन जो है किसी की चेन पे बनता है, जैसे इथीरियम की चेन है, उस पर मैं एक टोकन बना रहा हूँ, मैं कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उसको बोल कॉइन रहा हूँ, लेकिन वो असल में है टोकन। कॉइन उसको बोलते हैं जो कि जिसकी अपनी चेन हो, जैसे इथीरियम की अपनी चेन है। तो अगर मैं इथीरियम का जो कॉइन है ईथ, उसको मैं कॉइन बोलूँगा, टोकन नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसकी अपनी चेन है। अब जैसे Tether USDT है, ये टोकन है क्योंकि ये इथीरियम की चेन पे बना हुआ है, सोलाना की चेन पे बना हुआ है। तो इथीरियम की चेन पे भी USDT है, सोलाना की चेन पे भी है, BNB की चेन पे भी है, सब ऐसे ही। अगर मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करना हो तो यहाँ पे फ़िल्टर में लगा के चेक कर सकता हूँ कि मुझे सारे टोकन्स ला के दो या कॉइन्स ला के दो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉइन्स पे क्लिक करूँगा और शो रिजल्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें USDT चला गया, क्योंकि वो टोकन था। बिटकॉइन आ गया, इथीरियम आ गया, BNB आ गया, सोलाना आ गया। ये सारी चेन है जिनकी अपनी ब्लॉकचेन बनी हुई है। ये किसी की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट नहीं करता, इनकी अपनी ब्लॉकचेन बनी हुई है। और अगर मैं यहाँ पे जाके क्लियर फिल्टर्स करूँ और दोबारा इसमें जाके मैं टोकन लिख दूँ, तो ये देखें यहाँ पे USDT हमारे पास वापस आ गया, क्योंकि USDT इथीरियम की चेन पे बना हुआ है। USDT टोकन जो है वो इथीरियम की चेन पे बना हुआ है, सोलाना की चेन पे बना हुआ है, हर चेन पे, चेन लिंक वगैरह ये सारे टोकन। अगर मैं इनको खोलूँ और अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे जाऊँ, यहाँ पे और मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाता हूँ, देखें इथीरियम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि USDT जो है इथीरियम की चेन पे बना हुआ है। और अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये देखें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ आ रहा होगा। तो देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, USDT एक टोकन है जो कि इथीरियम की चेन पे बना हुआ है, तो इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिस्ट हुआ है। अब सेम ऐसी जैसे इथीरियम की चेन पे USDT बना हुआ है, वैसे सोलाना की चेन पे भी USDT बना हुआ होगा। और मैं यहाँ पे लिखूँ USDT ऑन सोलाना चेन, एड्रेस ऑफ USDT ऑन सोलाना चेन, यहाँ पे मुझे दिखा देगा। यहाँ पे मैं सोलाना के एक्सप्लोरर पे चले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ उसको। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ USDT, देखते हैं आता ही नहीं आता। वैसे सोलाना की चेन पे है ही है, ये देखें यहाँ पे रैप्ड USDT है, Tether ही होता है असल USDT। तो यहाँ पे सोलाना की चेन पे भी अलग USDT बना हुआ है। इसका एड्रेस ये है,
और मिंट अथॉरिटी, फ्रीज अथॉरिटी सब इसमें डिफाइन करेगी। तो इस तरीके से हर टोकन जो है किसी भी ब्लॉकचेन पे हो सकता है। अगर मैं अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करूँगा तो उस पर भी ठहरा USDT होगा, क्योंकि USDT ट्रांजेक्शन हमें करनी होगी। तो ये फ़र्क होता है टोकन और कॉइन में। अभी आपको पता चल गया कि टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क है। और टोकन का एक स्टैंडर्ड होता है बनाने का। टोकन ये नहीं कि हम कोई सा भी उठा के उसको टोकन बोल दें। टोकन का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ERC यहाँ पे फाइनल हुआ है। तो अगर इसको मैं खोलूँगा तो टोकन हम किसको कहते हैं वो यहाँ पे हमें बताएगा। सिंपल समरी स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर टोकन्स। अच्छा, इथेरियम की ब्लॉकचेन जो है उसको हाइप इतनी और इतनी फेमस वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने टोकन्स का एक फीचर ऐड किया हुआ है। क्योंकि अगर किसी को अपनी ब्लॉकचेन या कॉइन लॉन्च करना हो तो उसको अपना शुरू से कॉइन बनाना पड़ता है। फिर कॉइन बनाने के लिए ब्लॉकचेन को मेंटेन करना और फिर उसकी ट्रांजेक्शन वगैरह बनाना, उसका एक्सप्लोरर बनाना, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और उसके मेंटेनेंस में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी ओनर कॉइन या टोकन बना रहा होता है, कॉइन बनाना होता है, जो कि हमें अलग ब्लॉकचेन बनानी पड़ती है क्योंकि उसको अंदर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इथेरियम क्या सॉल्यूशन लेके आया कि कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा हो वो अपना टोकन बना सकता है, उसको लॉन्च कर सकता है, उसमें रियल वैल्यू ऐड कर सकता है। जैसे मेरे डॉलर है, मैं डॉलर बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए गवर्नमेंट की पूरी कमेटी बैठती है, फिर वो बोलती है भाई हाँ आप एक पैसा बना सकते हैं। तो मैं USDT डॉलर में एक बना नहीं सकता, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट चाहिए, उसके लिए सेपरेट कंट्री चाहिए, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो जाए कि मैं अपना मनी एक बना सकूँ, उसको मैं एज ट्रेड इस्तेमाल कर सकूँ कि मैं अगर किसी को दूँ तो मुझे उसके बदले कोई चीज़ दे दे, मतलब एज मनी इस्तेमाल होता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है टोकन्स के पीछे। तो टोकन के अंदर मेन इम्प्लीमेंटेशन यही है कि उसको मेन फीचर यही है। इथेरियम फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने टोकन्स का एक ये चीज़ें लॉन्च करी। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब डेवलपमेंट अपने ऊपर स्टार्ट करी तो उस पर कुछ भी हो सकता है। तो यही वजह है कि इथेरियम की जो चेन है इतनी फेमस है। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपल समरी पढ़ें, सी तो सिंपल समरी एब्स्ट्रैक्ट जो है डिटेल है, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अलाउ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड API फॉर टोकन विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई नहीं है। अच्छा, टोकन बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, वो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें हमारे फंक्शन में एक नेम का फंक्शन होना चाहिए, सिंबल का फंक्शन होना चाहिए, डेसिमल्स का होना चाहिए, टोटल सप्लाई होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ, ट्रांसफ़र फ्रॉम, अप्रूव। यहाँ पर हम लोग इसको प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सब लिखा हुआ क्या है। अभी इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ देखना है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फंक्शन होने चाहिए जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है टोकन कहलाने लगेगा। इसमें अप्रूव का फंक्शन होना चाहिए, अलाउंस, ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है जो कि होने ही होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो उसको हम लोग टोकन नहीं कह सकते हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो अप्रूवल, ये सब, ये 1 2 3 2 5 6 फंक्शन है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए, जो कि टोकन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे ऊपर है कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दें, वो हमारे ऊपर है। अगर हम कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे यूज़ केस के लिए, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिशनल भी ऊपर फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने फंक्शंस उन्होंने हमें अलाउ किए हुए हैं हम वही ऐड करें, हम इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये फंक्शंस होने ही होने चाहिए जो यहाँ पे लिस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन हिस्ट्री, कॉपीराइट, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो इन्होंने ओपन ज़ैपलिन की इम्प्लीमेंटेशन को रिकमेंड किया कि ओपन ज़ैपलिन की इम्प्लीमेंटेशन को आप लोग फॉलो करें क्योंकि वो टेस्टेड है। तो हम लोग अब पहला अपना ERC-20 टोकन बनाने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। हमारा EIPs भी हो गया। EIPs इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है, वो मैंने आपको पूरी यहाँ पे लिस्ट दिखा दी। अच्छा, हम यहाँ पे दूसरी भी लिस्ट पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे कुछ लास्ट कॉल है, ये इसका कोई स्टेटस है, रिव्यू में अभी तक पड़े हुए हैं, जैसे ये फाइनल होंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। और इथेरियम की दूसरी भी EIPs हैं। ERC के अलावा, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स के अलावा इन्होंने जो कोर API होती है उसमें भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स हैं बहुत सारी हैं, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। हार्ड फॉर्क चेंजेस, कैश यूजेज फॉर रिटर्न एंड कॉल, डेलीगेट कॉल, रिवर्ट इंस्ट्रक्शंस, तो ये जो हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी फेस करते हैं वो यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगी। न्यू ऑपकोड, स्टेट कॉल, ये सब चीज़ें। तो हम लोग अपना पहला ERC-20 टोकन बनाते हैं। ERC-20 टोकन हम लोग बिल्कुल बेसिक से नहीं बनाएंगे, जो कि पहले से ही इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। जैसे एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना उन्होंने ERC वालों ने कि ये वाले फंक्शंस के नेम होने चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे ही उन्होंने ओपन ज़ैपलिन को हैंड ओवर कर दिया कि भाई ओपन ज़ैपलिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ERC-20 है इसका स्टैंडर्ड अपने पास लिखेगा और फिर उसको
ओपन जैपलिन ने ही इस स्टैंडर्ड को मेंटेन और इसमें इम्प्रूवमेंट ऐड करी है। तो अगर हम लोग ओपन जैपलिन पे जाएँ, हम लोग अपना यहाँ पे लिख सकते हैं, बेसिक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर जो पहले से ही बना हुआ है उसको हम लोग क्यों ना कर लें, जो कि स्टैंडर्ड है। और आप लोग फ्यूचर में पूरी दुनिया ओपन जैपलिन के ही ERC-20 को वो करती। ओपन जैपलिन अगर मैं जाऊँ, ओपन जैपलिन यहाँ पे आप लोग अगर इसको खोलेंगे ओपन जैपलिन के अंदर, तो देखें सिक्योरली कोड डिप्लॉय एंड ऑपरेट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं वो उन्होंने टेस्ट भी करे हुए हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम लोग टेस्ट करते हैं ना कि भाई इसमें कोई बग तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी लूप होल तो नहीं रही है कि हम लोग हैक तो नहीं हो जाएंगे। तो ओपन जैपलिन वालों ने जो ERC-20 टोकन का स्टैंडर्ड लिखा है, जो कि यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जब उन्होंने लिखा तो उसको टेस्ट भी किया उन्होंने और पूरी दुनिया में इसको यूज़ कर दिए। तो इसमें कोई हैक वगैरह नहीं हो सकता हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी वजह से हम लोग ओपन जैपलिन की ERC-20 और ERC-1155 को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको खोलूँगा, सॉलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट विज़ार्ड, और कॉन्ट्रैक्ट विज़ार्ड पर हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग सॉलिडिटी की कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी को अब खोलते हैं। स्टार्ट कोडिंग में करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ओवरव्यू, लाइब्रेरी फॉर सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, बिल्ड एंड सॉलिड फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी बैटल कोड, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग इंस्टॉल तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिमिक्स में ही करना है, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। विज़ार्ड है, एक्सटेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टोकन्स आ रहे हैं। ERC-20 है, एक ERC-721 है जो कि NFTO कहलाता है, और ERC-1155। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग समझने में टाइम लगेगा। ERC-4626 इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो अगर हम लोग ERC-20 के टोकन को खोलते हैं तो यहाँ पे देखें ERC टोकन कॉन्ट्रैक्ट कीप्स ट्रैक ऑफ फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन वही होता है क्या, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक्सचेंज हो सकता है। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 5-5 के 2 नोट हैं, तो मैं अपने 10 के नोट को आपके 5-5 के 2 नोट से एक्सचेंज कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू सेम ही होगी, वैल्यू तो उसकी 10 रुपये ही है, तो उसको फंजिबल टोकन्स बोलते हैं। NFTs होती है नॉन फंजिबल, जैसे हमारा घर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ NFTs नॉन फंजिबल की, कि जैसे हमारे पास घर है, अब मुझे कोई बाइक या 2-3 बाइकें वगैरह लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है अपने घर को एक्सचेंज, उसको बेच के फिर मैं अपना बाइक लेने चाह रहा हूँ। तो जो बाइक वाला होगा मैं उसको ये नहीं कह दे सकता कि भाई मेरा घर ले लो और उसके बदले मुझे बाइक दे दो। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, वो एक्सचेंजेबल नहीं हो सकते। उस घर की अलग वैल्यू है, बाइक की अलग वैल्यू। हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं घर को बेचूँ, मुझे उसके पैसा मिले और उस पैसे से मैं उस बाइक खरीदूँ। मैं डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, वो नॉन फंजेबल है, मतलब एक्सचेंजेबल नहीं है। घर एक एक्सचेंजेबल नहीं है, मेरा मोबाइल एक्सचेंजेबल नहीं है, मतलब मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता कि मैं मोबाइल उसको दिया सामने वाले को, उसने मुझे ग्रॉसरी का सामान दे दिया, ये नहीं कर सकता मैं। तो यही है फंजिबल और नॉन फंजिबल। एनी वन टोकन इज एक्जैक्टली इक्वल टू एनी अदर टोकन, नो टोकन्स हैव स्पेशल राइट्स और बिहेवियर एसोसिएटेड विद देम, दिस मेक ERC-20 टोकन यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, जैसे डॉलर है, डॉलर दूंगा तो मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी। वैसे ही मैंने एक टोकन बना दिया अपना ब्लॉकचेन पे, अब इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, किसी से कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। वोटिंग राइट, स्टेकिंग एंड मोर। ओपन जैपलिन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स मैनी ERC-20 रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द API, ये सब होता रहेगा। कंस्ट्रक्टर एंड ERC-20 टोकन। ERC-20 टोकन बनाने के लिए सिर्फ हमें ERC-20 के ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारा ERC-20 टोकन बन जाता है। इतना सिंपल है। तो अगर मैं इसको यूँ करूँ, कॉपी कर लेते हैं सीधा, मैं आपको बता भी दूंगा कि आगे इसमें है क्या। इसको मैंने कमेंट किया, इसको देखें ओपन जैपलिन का एक ERC-20 टोकन है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टोकन ERC-20 और ERC-20.sol, ये इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है जो कि ये बोलता है कि हम इसको वो करें, इनहेरिट करें। तो इसको जैसे ही मैंने इनहेरिट करा और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने मिंट कॉल कर दिया सिर्फ। अभी मिंट भी मैं बताऊँगा क्या है। अगर सिर्फ मैं इसको ये करता हूँ और इसको डिप्लॉय करूँगा मैं, अभी मुझे बोल रहा है इनिशियल सप्लाई, अभी मैं इसे कुछ भी दे देता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया इसको, तो देखिए मेरे पास कितने फंक्शंस आ गए जो कि मेरे इस ERC-20 टोकन के स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिखे हुए थे। वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए, जैसे डेसिमल हो गया, नेम हो गया, सिंबल हो गया, टोटल सप्लाई हो गई, अप्रूव, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ हो गई। टोटल सप्लाई मैंने अभी 100 डाली थी। नेम हो गया, गोल्ड, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था गोल्ड, और GLD इसका सिंबल है, और डेसिमल्स। जैसा अगर मैं कॉइन मार्केट कैप खोलूँ तो उसके अंदर अगर मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँ और बिटकॉइन खोलूँ, क्योंकि आजकल सब बिटकॉइन को ही मानते हैं, तो अगर मैं बिटकॉइन खोलूँ तो इस बिटकॉइन कॉइन का एक
सिंबल है, एक है BTC और एक इसका नाम है जो कि है बिटकॉइन। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका है, यहाँ पे एक मैंने नाम डिफाइन कर दिया, जैसे मैं अभी अब्दुल्ला यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, मेरे टोकन का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो मैंने लिख दिया ABD। तो इस तरीके से मेरा टोकन बन जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी देखूँ तो इसकी एक है टोटल सप्लाई, इसकी टोटल सप्लाई है 19 बिलियन ऐसे कुछ है। तो मेरा जो टोकन है वहाँ पे भी एक टोटल सप्लाई आ रही है। तो मेरी एक टोटल सप्लाई बन गई, जैसे एक मनी होता है उसकी एक सप्लाई होती है ना इनिशियल, कि भाई इतना मनी हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे बिटकॉइन ने भी लॉन्च किया था शुरू में, और उन्होंने इतनी सप्लाई लॉन्च करी थी, कितनी कहाँ गई, इतनी सप्लाई जो है मार्केट में मिंट कर दी थी। मिंट मतलब जनरेट कर दी थी, जैसे मैंने पैसा बनाया और उसको मार्केट में छोड़ दिया, भाई इसको ख़रीदो बेचो कुछ भी करो। तो उन्होंने इतना 19 मिलियन पैसा बनाया और मार्केट में छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 100 रुपये बनाए, 100 रुपये बनाया, 100 रुपये बना के मार्केट में छोड़ दिया, उसकी टोटल सप्लाई हो गई 100। तो अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन 100 टोकन्स में से एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, या किसी से कोई चीज़ बाय कर सकते हैं या एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं, इसको एज अ मीडियम एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। तो एक मेरा सिंबल हो गया, नेम हो गया और टोटल सप्लाई हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है तो अभी मुझे बताएं, डेसिमल्स वगैरह में मैं अभी आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक अभी जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी मुझे बताएं। हाँ, आप लोग को ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा और ये चल रहा है और कंपाइलेशन एरर नहीं दे रहा, तो ये कैसे हो रहा है, इसको मैं बताऊँगा ये कैसे हो रहा है। इसके अलावा आपको कुछ समझने में इशू आ रहा था आप भी मुझे बता सकते हैं। ERC-20 टोकन समझने में कोई इशू आ रहा है, या कॉइन और ERC-20 के बीच में डिफरेंस करने में कोई इशू आ रहा है, EIP वर्सेस ERC में करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दें अभी। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे हो रहे हैं आपके, जो कि अगर जो आपके क्वेश्चन है वो सारे क्लियर होते हुए जा रहे हैं। मैं 1-2 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि भाई एक कॉइन जब जनरेट होता है, जो कि बहुत ही मेहनत से एक कॉइन बनता है, पूरी ब्लॉकचेन मेंटेन होती है, उसका पैसा लगता है जनरेट करने में, वो हम लोग टोकन के इथीरियम की चेन के ऊपर टोकन से आराम से बना सकते हैं। जो कि कॉइन में एक मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, एक टोटल सप्लाई होती है, उसका नाम होता है, उसका सिंबल होता है, वही हमारे टोकन में भी है, सेम बिल्कुल सेम चीज़ जा रही है, बिल्कुल एज अ रियल वर्ल्ड हमारा टोकन बन रहा है। और इसमें डेसिमल्स है, डेसिमल्स मैं आपको बताऊंगा डेसिमल्स क्यों है। डेसिमल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेसिमल्स इसलिए होते हैं कि भाई अगर मुझे किसी को 1.5 पैसा भेजना है तो इथीरियम की चेन में हम 1.5 की वैल्यू नहीं भेज सकते, 1.5 डिफाइन करके किसी को नहीं भेज सकते, हम उसको 000 ऐसे करके भेजना पड़ता है, तो उसके लिए डेसिमल्स होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँगा। वैसे तो इन्होंने ओपन ज़ैपलिन पे ये क्लियर कर दिया है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा, एक ही बात है। जो कि बेसिक वो होने चाहिए थे ना फंक्शंस, वही सारे के सारे बेसिक फंक्शंस आ गए हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने डिफाइन करे थे। जैसे बोला था कि सिंबल नेम होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए फंक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट में डेसिमल होना चाहिए, टोटल सप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। आपको यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से इनहेरिट हो रही है। आपको इसका कोड भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, आप लोग ओके करें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अच्छा, आप लोगों को इशू ये आएगा कि इसमें हम लोग रियल वैल्यू ऐड कैसे करें, वो थोड़ा आगे की कहानी है। लेकिन अगर मैं जैसे देखूँ कि अगर मुझे एक कॉइन जो है $61,000 का मिल रहा है, तो ये वैल्यू मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ कि मुझे $1 का एक ABD टोकन मिले, मैं उसको एक पेयर के साथ जोड़ दूँ कि मेरा 1 ABD जो है वो 1 USD का मिले। ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं आपको फ्यूचर में जाके बताऊँगा। इसका हम लिक्विडिटी वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, हमें रियल वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, तो हम लोग कैसे करेंगे तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि अगर मुझे अपना 1 USD मैं $1 के मैं 10 ABD दे रहा हूँ, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये हम लोग यूनिसेफ वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी फ्यूचर की चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेन दिमाग में स्टूडेंट का यही होता है कि भाई आप टोकन तो बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, कि रियल मनी कैसे ऐड करेंगे। अगर कोई मुझसे $10 के ABD मांगे तो मैं उसको क्या, अगर मुझे कोई $1 दे रहा है, मुझसे बोल रहा है कि मुझे ABD दे दो, तो ये कैसे होगा ब्लॉकचेन पे।
तो ये मैं आपको फ्यूचर में जाके बताऊंगा, और ये पॉसिबल है, ये होता है जब भी ये सारे यूएसडीटी टोकन वगैरह यहाँ पे लाइव हैं और ये दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं। और ये यूएसडीटी कैसे बना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, चेंज नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे मेन चीज़ें होनी चाहिए। डेसिमल्स मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग जो है ना ओपन एप्पल की जो डॉक्यूमेंटेशन है नीचे वो सब पढ़ते हैं। आर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन यूज विया इनहेरिटेंस करके यूज़ होता है। हियर वी आर यूजिंग ERC20 और बोथ द स्टैंडर्ड बेसिक एंड स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड नेम सिंबल एंड डेसिमल, बेसिक चीज़ें जो होती हैं ERC20 टोकन वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट्स इट। वंस डिप्लॉय वी विल बी एबल टू क्वेरी द डिप्लॉयर्स बैलेंस। अच्छा, मिंट करते में क्या हुआ है कि जैसे ही मैंने मिंट किया ना, जो कि मेरा यूज़र था, जो भी मेरा ये यूज़र था, इसने जब जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, जैसे ही डिप्लॉय किया ना, ये मिंट हो गई टोटल सप्लाई। जो इनिशियल सप्लाई थी ना वो मिंट हो के मिंट आप ऐसे समझते हैं कि जनरेट हो रहा है। मैं पैसा बना रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री में बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। मिंटिंग इसको कहते हैं। वो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं ना, मिंट के वर्ड से घबरा जाता है। मिंट क्या होता है यार? ये मिंट पैदा करना हो गया, जैसे बनाना हो गया किसी चीज़ को, उसको मिंट कहते हैं। तो अभी मैंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मेरे कुछ टोकन जो है वो मिंट हो गए, जनरेट हो गए। तो वो जैसे ही जनरेट हुए वो मेरे एड्रेस के साथ लिंक हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ चेक करूँगा, बैलेंस ऑफ क्या होता है? जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में कोई कॉइन खरीदते हैं या डॉलर वगैरह खरीदते हैं, तो मुझे पता होता है कि भाई मेरे पास $100 पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने टोकन बनाया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास कितने टोकन्स पड़े हुए हैं? तो वो मैं इस बैलेंस ऑफ की फील्ड से चेक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिप्लॉय किया तो मैंने 100 टोकन्स जनरेट हुए यहाँ से, और उसने मेरे एड्रेस के साथ लिंक कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट करूँगा और कॉल करूँगा तो देखिए मेरे पास ये जितनी सप्लाई थी ना, टोटल सप्लाई, वो मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है। ये पैसा मेरे पास है, कॉन्ट्रैक्ट के पास भी नहीं है, ये सारा मेरे पास है। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी के अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जैसे कॉइन में यही होता है ना कि जैसे बिटकॉइन या थेटर यूएसडीटी बना हुआ है, मैं किसी को ट्रांसफ़र करूँगा तो ऐसी ट्रेड होती है। तो मैंने इसको लास्ट वाले अकाउंट को मैंने ये ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, मेरे पास जितने भी सप्लाई पड़ी है तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ये ट्रांसफ़र का एक फंक्शन बना हुआ है, मुझे करना है 2, और ये फ्रॉम मेरे एड्रेस को ही उठा लेगा। वैल्यू मुझे कितनी करनी है? मैंने 10 करनी है। 100 टोकन्स मैंने जनरेट करे थे, मैं उसमें से 10 इस एड्रेस को भेज रहा हूँ। तो मैंने ट्रांजैक्ट करा, ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ, जो कि मेरा अपना बैलेंस है ओनर का। तो मेरे पास 90 रह गया, और इसको मैंने सेंड किया था, इसके पास आ गया 10 का बैलेंस। तो जितनी मेरी टोटल सप्लाई थी, और अगर इसमें से जो टोटल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई चेंज नहीं होगी, टोटल सप्लाई हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि मार्केट में जो मनी सर्कुलेट हो रहा है वो इसी में से ही हो रहा है। अगर मैंने इसको 10 ट्रांसफ़र कर दिए और 90 मेरे पास पड़े हैं, तो मार्केट में एबीडी टोकन तो 100 ही है ना, वो तो चेंज नहीं होने। मेरे पास से कम हुए, लेकिन मार्केट में जितने एबीडी टोकन्स होने चाहिए थे वो हैं उतने ही। तो उससे टोटल सप्लाई पर फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल सप्लाई हमेशा 100 ही रहेगी। तो इसको अगर मैं वापस भेज दूँ पैसे, मैंने इस पर स्विच किया और यहाँ से मैं इसको दोबारा वापस भेज दूँ, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा, 10 वापस कर दूँगा। जैसे मैं 10 वापस करें तो ये रन नहीं हो रहा। ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। ट्रांजैक्शन हैज़ बीन इन्वर्टेड टू द इनिशियल स्टेट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इनसफिशिएंट बैलेंस। मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ। अच्छा, लास्ट वाले अकाउंट को भेजा था ना मैंने, सेकंड अकाउंट को भेजा था। अभी अपना बैलेंस देखता हूँ मैं, मेरे पास 10 आ रहा है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा तो ट्रांसफ़र हो गया। तो अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा? मेरे पास 0 हो गया। अब मैं इसका बैलेंस चेक करता हूँ, मेरे पास पहले 100 थे, फिर 90 हुए, अब दोबारा 100 हो जाएंगे। तो मेरे पास 100 टोकन्स वापस आ गए। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र वगैरह चल रहा होगा। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम क्या है और यहाँ पे अलाउंस क्या है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगी। जैसे पॉकेट मनी होती है और ये अप्रूव भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे पॉकेट मनी होती है, जैसे मैंने अपने भाई को पॉकेट मनी दी कि भाई तुम मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से तुम 20 रुपये यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, मेरे वॉलेट में से 10 या 20 रुपये उठा के खर्च करेगा। अगर 20 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, मैंने क्योंकि उसको अप्रूव ही किया है कि मैंने उसको बोला है कि भाई तुम 20 ही खर्च कर सकते हो, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो 20 से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा तो वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको अप्रूव ही 20 रुपये किए हैं। अगर वो 10 करे पहले और फिर बाद में 10 कर ले तो हाँ वो कर सकता है।
तो इस तरीके से यही कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि उसके पास, मेरे भाई के पास पैसा नहीं है, वो मैंने उसको हैंड ओवर नहीं किया, उस पैसे का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसको अलाउंस दे रहा हूँ कि भाई उसको इजाज़त दे रहा हूँ कि भाई वो 20 रुपये मेरे 100 रुपये में से खर्च कर सकता है। तो यही चीज़ है अप्रूव और ट्रांसफ़र फ्रॉम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो लास्ट वाला अकाउंट है, लास्ट वाला नहीं करता, सेकंड लास्ट कर देता हूँ। सेकंड लास्ट वाला अकाउंट का एड्रेस कॉपी करूँगा, अपने फर्स्ट वाला अकाउंट पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ही पूरे 100 के अंदर टोटल सप्लाई पड़ी हुई। मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस को अप्रूव कर दूँगा 20 टोकन्स। मतलब इसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ अप्रूव कर रहा हूँ। तभी जैसे ही मैं ट्रांजैक्ट करूँगा तो ये, और अगर मैं इसका बैलेंस देखूँगा तो देखिए बैलेंस ऑफ आ रहा है, मतलब इसका बैलेंस 0 है। मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं करे पैसे, मैंने इसको सिर्फ अप्रूव करें। तो और अगर मैं अपना बैलेंस देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बैलेंस भी 100 का 100 ही होगा। तो देखिए 100 का 100 है, मेरा बैलेंस कहीं नहीं गया। लेकिन जो मेरा ये जो अकाउंट है जिसको मैंने 20 ABD अप्रूव करें, वो ट्रांसफ़र कर सकता है मेरे अकाउंट में से। वो अभी उस पैसों का मालिक नहीं है, लेकिन मैंने उसको अप्रूव किया हुआ है। तो अगर मैं इसका बैलेंस देखूँ, मैं बैलेंस देखता हूँ तो उसका 0 है। लेकिन ये क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन कॉल कर सकता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम के फंक्शन से क्या होगा, फ्रॉम जो मैंने इसको अप्रूव किया था ना, तो मैं उस पैसों का मालिक हुआ, तो ये फ्रॉम में मेरा अकाउंट जाएगा, कॉपी करा मैंने, और 2 अब मैं किसी को भी पैसे भेज सकता हूँ। तो अगर मुझे थर्ड वाले अकाउंट को भेजने हैं पैसे, तो मैं 2 करूँगा और मैं वैल्यू डाल दूँगा 10। मैंने उसको 20 अप्रूव करे थे लास्ट वाला अकाउंट का, और मैं कॉल करूँगा फंक्शन इस वाले अकाउंट से, क्योंकि मैंने इस वाले अकाउंट को ही अप्रूव करे हुए थे 20 रुपीज़। तो अब मैं जैसे ही करूँगा तो क्या करेगा, जैसे ये वाले यूज़र ने इसको 100 रुपीज़ अप्रूव करे थे, ये ओनर है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओनर अप्रूव, ओनर इसके मैं 100 रुपीज़ रख देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है जिससे मैं फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, सेकंड लास्ट वाला अकाउंट, इसको मैंने अप्रूव करे में, इसको मैं भाई कर दूँ, इसको मैंने अप्रूव करे में 20, और ये 20 मैंने अप्रूव करे में, इसको मैंने ट्रांसफ़र नहीं करे, तो अब ये इस पैसों का मालिक नहीं है। सही, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अकाउंट से किसी और को पैसे भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ थर्ड वाले अकाउंट को, और इसको मैं कर दे रहा हूँ रेसिपेंट, कोई भी उसका दोस्त वगैरह भाई का। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र। तो अभी मैंने करे नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास 20 टोकन अप्रूव हुए हैं इसके बैलेंस में से। ये इसका ओनर है, ओनर ने भाई को अप्रूव करे हैं 20 रुपीज़ अपने बैलेंस में से, उसके बाद 100 रुपीज़ है। अब ये वाला भाई क्या करेगा, ओनर के अकाउंट में से पैसे निकालेगा 20 रुपये, और 10 रुपये निकालेगा इस अकाउंट से, और इस वाला अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा 10। और वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा आपको शो कराया है। अगर मैं ट्रांजैक्ट करूँगा तो ये देखें ट्रांजैक्ट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, ओनर का बैलेंस देखता हूँ, ओनर का बैलेंस क्या है। अगर मैं ओनर का बैलेंस देखता हूँ, पहले 100 था, नहीं ओनर कौन था, ओनर ये C4 वाला है, मैंने गलत कॉपी कर दिया, C4 वाला ओनर है। तो अगर मैं ओनर का बैलेंस देखता हूँ, पहले इसके पास 100 थे, अब इसके बाद 90 बच गए होंगे, क्योंकि मैंने जो है अपने ओनर के पैसे में से 10 रुपये निकाल लिए। और अब मैं इस अकाउंट को देखता हूँ तो इस अकाउंट के पास पड़े होंगे 10 रुपीज़। ये कौन सा अकाउंट था, थर्ड क्लास अकाउंट था। तो इसके पास अब पड़े हुए होंगे 10 रुपीज़। अब इसके पास ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब इसके बाद अप्रूव नहीं है, इसके बाद ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र हो गए पैसे इसके पास। तो इस तरीके से मैंने, मेरे पास हालांकि पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अप्रूव करवाए ओनर से अपने ऊपर 20 रुपीज़, और अपने ओनर के अकाउंट में से मैंने इसको भेज दिए 10 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत, इसका यूज़ केस क्या है, इसका यूज़ केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो प्री सेल के कॉन्ट्रैक्ट को भी ये ट्रांसफ़र वगैरह करना पड़ेगा। तो प्री सेल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुझे कुछ टोकन अप्रूव करवाने पड़ेंगे ताकि वो ट्रांसफ़र वगैरह कर सके। तो इस वजह से ये सब अप्रूव, ट्रांसफ़र फ्रॉम, ये सब चीज़ें दी हुई। अब मैं क्या करूँगा, इस ओनर ने इस भाई को किए थे 20 रुपीज़ अप्रूव। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि ओनर क्या है, ओनर है ये,
और मेरा भाई को मैंने करे थे स्प्लेंडर ये। अब इसके पास कितना अलाउंस बचा है, इसके बाद अब 10 का अलाउंस बचा है। पहले इसने 20 रुपये ट्रांसफ़र करे थे, 20 रुपये अप्रूव करे थे इसको, लेकिन 20 में से उसने 10 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसके बाद अब कितना बच गया, 10 रुपये। तो अभी 10 जो रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को भी। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो इसमें अगर किसी को इशू है तो वो मुझे बताए, क्योंकि ये अप्रूव और ट्रांसफ़र फॉर्म ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन इसका यूज़ केस, रियल यूज़ केस जब समझ आएगा जब हम लोग प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लास्ट में लिस्ट किया हुआ है। अगर जैसे ही मैंने देखा था ना, अगर मैं इसको आर्टिफैक्ट्स को डिलीट कर दूँ, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। आर्टिफैक्ट्स डिलीट कर दिया मैंने, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट कर देता हूँ। और डिपेंडेंसीज इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे ये रिमिक्स की आईडी में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी गिटअप की चीज़ लिंक करते हैं ना, कि अगर मैं यहाँ पे ओपन जैपलिन के कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ, मैं ओपन जैपलिन गिटअप, या आप लोग अपनी गिटअप पे कोई भी रेपो बना लें, उसमें आप लोग सॉलिडिटी का कोड रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई सी भी रेपो को हम लोगों को यूज़ करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। लेकिन रिमिक्स में क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसका लिंक डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्लोन हो जाता है। तो इस वजह से जब आप लोग देख पा रहे थे कि जैसे ही मैंने ओपन जैपलिन को मंगवाया, हालांकि वो मेरी लोकल डायरेक्टरी में नहीं था, जैसे ही मैंने उसको मंगवाया तो वो उसने कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि उसने कंपाइलर ने उसको क्लोन कर लिया था, उसके सारे कोड को यहाँ लोकल में क्लोन कर लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओपन जैपलिन कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके ये RC20 टोकन का कॉन्ट्रैक्ट उठा लूँगा। टोकन ये RC20, ये मैंने उठाया, यहाँ से मुझे मिल गया लिंक, ये मुझे लिंक मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई, अब मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा। सिर्फ आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक फ़ाइल बनाई थी, तो इन्होंने आर्टिफैक्ट्स जो है रिमिक्स ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। तो ये सिर्फ कंपाइलेशन के कुछ ना कुछ इसमें वो होता है, डेटा होता है, कि ये सिर्फ रिमिक्स को बताने के लिए होता है। अभी सिर्फ आप लोग आर्टिफैक्ट्स को देखिएगा कि अगर जैसे ही मैं इंपोर्ट लिखूँगा, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में बना देता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा @ओपन जैपलिन। देखिए ओपन जैपलिन खुद ही आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं ओपन जैपलिन करूँगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइलें आएंगी। अब मैंने ये किया, और मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर जाके मैं जाऊँगा टोकन ERC20 और ERC20। जैसे ही मैंने ये किया ना, तो यहाँ पे देखें NPM इसने जो है ना डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिया। अगर हम लोग VS कोड में कर रहे होते तो हमें ये सब डिपेंडेंसीज हमें खुद ही मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है। ओपन जैपलिन भी हो गया, कॉन्टैक्ट्स भी आ गया, इंटरफेस भी आ गया, टोकन ERC20, और ये इसने ये वाले कॉन्टैक्ट्स को क्लोन कर लिया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ओपन जैपलिन पे देख रहे थे इधर, तो ये हमें बोल रहा था ओवरव्यू में, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ओवरव्यू मुझे बोला था ओपन जैपलिन के कॉन्टैक्ट्स को इंस्टॉल करो, लेकिन वो रिमिक्स की आईडी में ऑटोमेटिकली हुआ है। जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था तो ऑटो कंप्लीट हो रहा था वो, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ERC20 लगा दिया। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ERC20 इज़ ERC20, तो ये मुझे कुछ एरर देगा, तो यहाँ से मुझे ERC20 को निकालना पड़ेगा।
यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कैसे निकाला उन्होंने, ऐसे निकाला। अच्छा, इसका वर्जन भी चेंज होगा क्योंकि वर्जन से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये मुझसे कंस्ट्रक्टर भी मांग रहा है तो मुझे इसको कंस्ट्रक्टर भी पास करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी मुझे वहाँ लिखनी पड़ेगी। और ये इसका फिर नेम हो गया टोकन का, और यहाँ पे उसका सिंबल हो गया। तो ये जो मेन चीज़ आपको बताने की ये थी कि जब हम लोग ये लिख रहे हैं ना तो ये क्लोन कर रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ से ये क्लोन करके यहाँ पे डिपेंडेंसीज में रख रहा है। हमारे पास तो पैकेज और जेसन फाइल होती है पीएच कोड में, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है पीछे बैक एंड से। वरना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ERC20 टोकन के अंदर हम लोग जाएँ और ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लें। हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स भी चाहिए होंगी। जैसे ये एक फ़ाइल है, ये आउटसाइड ऑफ दिस डायरेक्टरी पड़ी हुई, जैसे IERC20। तो यहाँ पर अगर मैं IERC20 देखूँ तो IERC20.sol का भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे लाना पड़ेगा, फिर एक्सटेंशन का भी लाना पड़ेगा, फिर कॉन्टैक्ट्स और ये सब चीज़ें भी मुझे लानी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही ऐसे लगा दिया। ये भी तरीका कर सकते हैं और आप लोग, या फिर इसका कोड कॉपी करें और फिर पेस्ट कर दें तो वैसे भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग रीड करेंगे कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करूँगा। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करके इस ERC20 पे होल्ड करता हूँ और इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोड पे ले जाएगा इसके ERC20 के। तो इन्होंने बेसिक सी लाइब्रेरीज इन्होंने इंस्टॉल करी हुई। इन्होंने बेसिक सी लाइब्रेरीज हैं, एक IERC20 एक इंटरफेस है। मैंने आपको इंटरफेस बताया था, उसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होती है कि क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिस्ट था, जो आपको मैंने EIP दिखाई ना, इसमें एक ट्रांसफ़र का इवेंट भी था। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ट्रांसफ़र सबसे नीचे होगा, देखें एक इवेंट आ रहा है ट्रांसफ़र का, एक इवेंट अप्रूवल का भी होगा, एक इवेंट ट्रांसफ़र का भी होगा, 2 इवेंट्स होंगे। तो अब मैं जाता हूँ इस पर और देखता हूँ। तो ये देखें, एक ट्रांसफ़र का इवेंट है, एक अप्रूवल का इवेंट है, और एक टोटल सप्लाई हो गई, बैलेंस ऑफ आ गया, ट्रांसफ़र आ गया, अलाउंस आ गया। और इसके यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है कि भाई ये चीज़ करता क्या है, अप्रूव और ये ट्रांसफ़र फॉर्म ये एमिट करता है ट्रांसफ़र को, ताकि कोई भी आउटसाइड ऑफ द स्मार्ट ब्लॉकचेन है वो इसके ट्रांसफ़र को, इस इवेंट को ट्रैक कर ले। जैसे मूव द वैल्यू अमाउंट टोकन फ्रॉम to using the allowance mechanism, value is detected from the caller's allowance। तो ये सब चीज़ें आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ और मैं फिर नीचे जाऊँ, और ये कॉन्टैक्ट से मेटा डेटा, इस मेटा डेटा में कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इसमें नेम है, सिंबल और डेसिमल है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें इन्होंने एक बैलेंसेस की मैपिंग बनाई हुई है कि जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे एक बैलेंसेस की मैपिंग आ रही थी। तो ये देखें बैलेंस ऑफ, वैसे तो बैलेंस ऑफ जो है अंडर इस बैलेंसेस की मैपिंग को यूज़ कर रहा है, और ये क्योंकि प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं। और फिर एक मैपिंग आ गई अलाउंस की, एक आ गई टोटल सप्लाई की, जो कि इसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है टोटल सप्लाई की, और ये नेम सिंबल वगैरह आ गए। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये नेम सेट हो जाता है और फिर सिंबल सेट हो जाता है। फिर इस फंक्शन इन्होंने एक गेटर बनाया हुआ है नेम का, तो जहाँ पे इस फंक्शन का नेम है, और ये वाला जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है। तो इस तरीके से उन्होंने गेटर बनाया हुआ है, इस फंक्शन को हम कॉल करके उसका नेम गेट कर सकते हैं। सिंबल है, और सिंबल वही टोकन का सिंबल हो गया, जैसे बिटकॉइन का सिंबल है BTC, वैसे ही हमने अपने नाम पर रखा हुआ है ABT। इट इज़ द सिंबल ऑफ द टोकन, यूजुअली शॉर्टर वर्जन ऑफ द नेम। अगर हम इसमें से हमें लग रहा है कि भाई ये सिंबल यूज़लेस है तो इसका फंक्शन हम लोग हटा देते हैं। तो जो ब्लॉकचेन है वो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ERC20 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप लोग हटा नहीं सकते। अगर आप लोग कोई ऐसा फंक्शन ऐड करना चाहें जो कि ERC20 से रिलेटेड ना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे ERC20 की मेटा डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं उनको आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ब्लॉकचेन पे उसको ऐसा ERC20 टोकन कंसिडर नहीं करेगी।
रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेसिमल यूज टू गेट इट्स। अच्छा डेसिमल्स क्या है, वो डेसिमल्स मैंने आपको बताया था, क्या मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेसिमल यूज टू गेट इट्स यूजर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इफ अ डेसिमल इक्वल्स टू 2, balances of 505 token should be displayed as a user 5.5। तो ये पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए ये हम लोग डेसिमल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने इस 10 को ऐसे डिवाइड करा हुआ, तो इनके पास 5.05 आ गया। टोकन यूजुअली ऑप्ट फॉर अ वैल्यू ऑफ 18, लिमिटिंग द रिलेशन बिटवीन द ईथर एंड वेव। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू रिटन बाय दिस फंक्शन अनलेस इट्स ओवररिडन। नोट this information is only used for display purpose. It is no way affects any arithmetic of the contract including IRC। अच्छा इसको हम लोग ओवरराइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल है, क्योंकि हमारा जो ERC20 टोकन है उसके डेसिमल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया ना Tether USDT, इसके जो है डेसिमल्स वो 8 है या 16 है, इसका 18 नहीं है। अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट खोलता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये यूज़ केस के ऊपर है। अगर मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट को देखूँ और उसमें मैं रीड पे जाऊँगा तो यहाँ पे सिंबल आ रहा होगा। इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, इतनी सारी इसकी टोटल सप्लाई है। और डेसिमल्स इसके देखें 6 हैं, किसी के 18 होते हैं, किसी के 6 होते हैं। वैसे रिकमेंडेड तो 18 है, लेकिन इन्होंने 6 रखे हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से यही वजह है कि इन्होंने इस डेसिमल्स के जो फंक्शन है उसको वर्चुअल किया हुआ है। अगर हमें अपने डेसिमल्स को 6 रखना है या 14 रखना है, 12 रखना है, तो हम लोग यहाँ पे जाके उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ये ओवरराइड होगी, उसको मैंने कर दिया 12। ये अब मैं इसको जैसे डिप्लॉय करूँगा तो मेरे पास डेसिमल्स अब आ रहे होंगे 12। तो देखिए मेरे पास डेसिमल्स अब आ रहे हैं 12। तो अब ये जो मेरे अंदर था वो जो भी फंक्शन है ना, वो डेसिमल्स इस वाले फंक्शंस को यूज़ करके वो डेसिमल गेट करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग नीचे देखेंगे कि डेसिमल्स के फंक्शंस को यूज़ हो रहा है। ये वाला डेसिमल्स का जो फंक्शन है वो नीचे कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। और फिर टोटल सप्लाई है, तो टोटल सप्लाई किसी भी कॉइन की होती है। फिर IRC बैलेंस ऑफ है, जो कि बैलेंस ऑफ का फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो यही वाला बैलेंस ऑफ का फंक्शन है। और फिर इस मैपिंग से अकाउंट के बैलेंस को निकाल लें। रिक्वायरमेंट्स ये ट्रांसफ़र है टू कैन नॉट बी जीरो एड्रेस। अगर जीरो एड्रेस होगा तो वो ये जीरो एड्रेस होगा तो वो रन नहीं करेगा ट्रांसफ़र का। द कॉलर मस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ एटलीस्ट वैल्यू। अच्छा ये जो आप लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू मिंट हो रही है, ये टोटल सप्लाई है, ये मिंट हो कहाँ से रही है, वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये आप लोग अभी मिंट के फंक्शन में देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मिंट के फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पे देखें अकाउंट 0 एड्रेस है, तो वो रिवर्ट कर देगा, एरर आ जाएगा, वरना वो फिर अपडेट करेगा। फिर ये अपडेट का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये एड्रेस 0 से निकल के अकाउंट के उसमें जा रहा है। मेरे अकाउंट का एड्रेस जब भी मैं मिंट कॉल करता हूँ तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे मैसेज और सेंडर मेरा आ जाता है इधर, और फिर वैल्यू आ जाती है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू जैसे मैंने वैल्यू डिफाइन करी थी, मैंने 100 डिफाइन करी थी, यहाँ पे 100 आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये एड्रेस 0 से ये वैल्यू निकल रही है, जो भी 1000 यहाँ पे आ रही है ना, ये एड्रेस 0 से यहाँ पे निकल रही है और वो मेरे अकाउंट में जा रही है। और मेरे अकाउंट में वैल्यू कौन सी जा रही है, वो इतनी वैल्यू जा रही है जो कि है 1000, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। अंडर द हुड बैकएंड पे ये चीज़ हो रही थी, एड्रेस 0 से निकल रहा है। हालांकि एड्रेस 0 कुछ होता नहीं है, बस उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेस 0 पे कुछ वैल्यू पड़ी भी नहीं होती। हमें कुछ वैल्यू चाहिए थी, ट्रांसफ़र तो हमें करना था, तो हमें ट्रांसफ़र किसी अकाउंट से किसी अकाउंट पे ही करना पड़ेगा ना, तो हमने एड्रेस 0 से उठा के अपना अकाउंट पे कर दिया। इस तरीके से ये सिर्फ एड्रेस 0 पे कुछ बैलेंस नहीं होता, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं अगर अपडेट को करूँगा तो अगर फ्रॉम जो है एड्रेस 0 है, जो कि ऊपर एड्रेस 0 था, तो वो क्या करेगा, टोटल सप्लाई प्लस इक्वल टू वैल्यू कर देगा। अच्छा यहाँ पे जो है मिंट का जो फंक्शन था वो था इंटरनल। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक कर सकता हूँ। इसको मैंने पब्लिक किया और यहाँ से मैं जाके डिप्लॉय कर देता हूँ। अच्छा ये नहीं होगा, सम वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने कर दिया 2। अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इनिशियली सिर्फ मिंट कर पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिंट नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हम लोग मिंट बाद में कर पाएंगे। तो ये मैंने किया, तो यहाँ पे देखें एक मिंट का फंक्शन भी आ रहा होगा। देखिए मिंट है, टोटल सप्लाई अभी 2000 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सप्लाई थोड़ी बढ़ जाए, 3000 हो जाए।
तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट किसके अकाउंट में जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में सोटा सप्लाई जानी चाहिए। मैंने अकाउंट पेस्ट किया। वैसे अगर मैं अपना अकाउंट का बैलेंस देखूँ तो अभी मेरा अकाउंट का बैलेंस है 2000। मैं चाह रहा हूँ इसकी 5000 हो जाए, तो मैं 3000 और डालूंगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई। अब मैं बैलेंस आप देखता हूँ तो 5000 और टोटल सप्लाई हो गई 5000। तो इस तरीके से हम मैं मिंट कर सकता हूँ। लेकिन अब इसमें क्या है, मिंट कोई भी यूज़र कर सकता है। अगर मैं ये लास्ट वाला जाऊँ, और लास्ट वाला क्या करेगा, अपने एड्रेस पे कुछ मिंट कर लेगा। अपने एड्रेस पे कुछ जैसे 4000 टोकन्स इसने अपने एड्रेस पे मिंट कर लिए, तो ये मिंट हो गए, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ ओनर के पास कंट्रोल होना चाहिए कि वो मिंट कर सके। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको एज एग्जाम्पल दिखाने के लिए करा है, आप लोग कर सकते हैं ऐसा। इससे ब्लॉकचेन को ये नहीं होगा कि ये इससे कोई रूल्स वायोलेट नहीं हो रहे कि ब्लॉकचेन ये सोचना नहीं छोड़ेगा कि भाई ये ERC20 टोकन है, ये ERC20 टोकन ही रहेगा। लेकिन बस हमने सिर्फ इसकी क्या करी है, विजिबिलिटी चेंज कर दी कि कोई भी अब मिंट कर सकता है। अगर अब मैं टोटल सप्लाई देखूँ तो ये 9000 हो गई। हाँ, कोई भी मिंट कर सकता है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई मिंट करता रहेगा तो टोकन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और टोकन यूजलेस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग टोकन सिर्फ वही मिंट करें जो सिर्फ ओनर हो। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मिंट का फंक्शन हो, लेकिन वो सिर्फ मिंट का फंक्शन सिर्फ ओनर ही कॉल कर सके, तो मैं फिर ओनर का यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ERC20 के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर जाऊँगा, नेम सिंबल, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एक वेरिएबल बना दूँगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेल रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि रूल्स वायोलेट हो रहे हैं, कि ब्लॉकचेन के कोई रूल्स वायोलेट हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ हटा नहीं सकता। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सिंबल मैंने हटा दिया, मैं हटा नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लूँगा, एड्रेस ओनर नाम का। जैसे ही मैंने बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉय कर रहा है वो हो जाए ओनर इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर, बस इतना हो जाए। सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मिंट पे जाऊँगा और मिंट पे मैं लगा दूँगा रिक्वायर, लगा दूँगा रिक्वायर इफ़ मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर। जब ही वो नीचे जाए, वरना नहीं जाए। यूज़र इज नॉट ओनर। सही, मैंने सिर्फ ये सिंपल सा चेक ऐड करा है। मैं मिंट के फंक्शन को पब्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मिंट का फंक्शन सिर्फ कौन कॉल कर पाएगा, वो सिर्फ ओनर कॉल कर पाएगा। तो यही है मैसेज और सेंडर। मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ, ओनर को यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से हटा के मैं कर सकता हूँ सम में जाके, यहाँ पे मैं कर दूँ ओनर इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। तो ये भी काम करेगा। अगर मैं सुपर डॉट ओनर लिखता हूँ तो ये भी काम करेगा, लेकिन सुपर अभी काम नहीं कर रहा। सुपर सिर्फ फंक्शन पे काम करता है। सुपर ओनर कौन अभी रखता है, कॉन्ट्रैक्ट सुपर ओनर। हाँ, ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ गेट करने के लिए काम करता है, लेकिन सेट करने के लिए मुझे ओनर लिखना पड़ेगा। अभी ओनर का वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ओनर का वेरिएबल आ रहा है इस ERC20 टोकन से, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ओनर पहले डिफाइन हो, फिर ये मिंट का फंक्शन कॉल हो, ताकि फिर ओनर अनडिफाइंड ना आए। अगर मैं यहाँ पे ओनर करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लगा दूँगा पब्लिक, ये मैंने किया पब्लिक। और इसको मैं मिंट यहाँ से हटा भी सकता हूँ, मैं मिंट बाद में कॉल कर दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इनिशियली कॉल करूँगा जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो। मैंने इसको डिलीट करा। मैं चाह रहा हूँ 200 टोकन डिप्लॉय हो, ये मैंने डिप्लॉय करे। अब देखें मेरे पास कितने पड़े हुए, मैं चेक करूँगा। मेरे पास पड़े हुए 200 टोकन, टोटल सप्लाई हुए 200। अब इसमें ओनर अगर मैं चेक करूँगा तो ओनर आ रहा है मेरा अकाउंट का एड्रेस। और अब मैं इसमें मिंट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने 500 मिंट कर दिया। अच्छा, इसमें ट्रांजेक्शन, अच्छा अकाउंट जाएगा ना, फिर अकाउंट जाएगा। अकाउंट ये है जो कि ओनर है, और 500 वो मिंट कर रहा है, मतलब बना रहा है, पैसे जनरेट कर रहा है फैक्ट्री से। टोटल सप्लाई मैंने देखी तो 700 हो गई।
तो इस अब ये टोटल सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने कल आज कुछ पैसा बनाया 200 मैंने मार्केट में छोड़ दिया, कल मैंने पैसा बनाया 500 मैंने मार्केट में छोड़ दिया, भाई यूज़ करो, ये लो जाओ ऐश करो। अब अब इसमें क्या है, अब इसमें कोई दूसरा यूज़र आके मिनट के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। अकाउंट, अच्छा अकाउंट हमें देना पड़ रहा है, वरना हम लोग मिनट के अंदर ये भी रख सकते थे कि हम लोग मिनट के अंदर हम लोग अकाउंट नहीं देते, हम अकाउंट को हटा के हम सीधा यहाँ पे कर देते मैसेज डॉट सेंडर। हम ये भी कर सकते थे, लेकिन हम उसने अकाउंट दिया हुआ तो चलो अकाउंट दे देते हैं। अकाउंट मैंने दिया। अब ये जो वाला अकाउंट जो है ये ओनर नहीं है। अब मैं जैसे ही ट्रांजैक्ट करूँगा तो ये रिवर्ट हो गया, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यूज़र इज़ नॉट ओनर। तो ये इतना सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनट के फंक्शन को पब्लिक भी कर दिया और हमने मिनट के फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया कि भाई सिर्फ ओनर ही कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये अपडेट का फंक्शन कॉल कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, अगर एड्रेस 0 है तो टोटल सप्लाई में वैल्यू ऐड हो जाए, बस ये स्टेट के वेरिएबल के साथ खेल नहीं है लोग, और कुछ भी नहीं कर रहा है। और फिर इसके अंदर अगर एल्स, अगर फ्रॉम का जो अकाउंट है, फ्रॉम क्या हो गया, वो जो पहला वाला अकाउंट था मैसेज और सेंडर जो कि मिंट कर रहा था, तो उसके अंदर पे फ्रॉम बैलेंस हो, बैलेंस फ्रॉम पे माइनस लेस देन है तो फिर ये कर देगा इनसफिशिएंट फंड्स पे बैलेंस हो वो माइनस कर देगा, ये कुछ भी कर देगा जैसे ट्रांसफ़र होता है। बस इसमें यही फंक्शन, अप्रूव का फंक्शन आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अप्रूव में यही कर रहा है कि मैं अपने भाई को अपने पैसों में से 50 रुपये, अपने 100 रुपये से 50 रुपये अप्रूव करूँगा, तुम खर्च करो, लेकिन जब भी तुम खर्च करो मेरे अकाउंट में से लेके जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसको ओनर नहीं बनाया है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें इजाज़त दे दी कि भाई तुम ले सकते हो, मैं उसको ओनर नहीं बना रहा हूँ। ओनर बनाना क्या होता है, मैंने 50 रुपये उसके हाथ में दे दी कि भाई जाओ अपनी मर्ज़ी से यूज़ करो, लेकिन मैंने सिर्फ उसको अप्रूव किया कि भाई तुमने जब भी पैसे लेने हैं मैं तुम्हें हाथ में नहीं दे रहा, तुम मेरी जेब में से लेके जाओ, लेकिन तुम 50 रुपये ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये इस तरीके से ही अप्रूव, अलाउंस, ट्रांसफ़र फ्रॉम काम करता है। सही है, इसको ज़रा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो जो भी मैंने ऐड किया है वो ऐसे ही आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझे बताएं। ये आज 20 टोकन जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप लोग कुछ भी यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपने आप लोग पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जिस कंपनी जो कंपनीज होती है ना पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। जैसे आप लोगों ने एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, अब आप उसमें क्रिप्टो का पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर दें। अब क्रिप्टो का पेमेंट क्या हो सकता है, जैसे हम लोग कार्ड वगैरह से पे करते हैं ना, तो वो सेंट्रलाइज है, किसी बैंक के थ्रू होके जाते हैं पैसे, लेकिन दिस आपने मेटामास्क को उसमें इंटीग्रेट कर दिया, आपने वेब3 की पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट कर दी इथीरियम की, कि अगर कोई भी मेरी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो इथीरियम से पे करेगा, इथीरियम से पे करेगा, USDT से पे करेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं भाई, आपको ना आप अपना टोकन जनरेट करें, लोग आपका टोकन खरीदें और आपके टोकन से ही आपके ई-कॉमर्स स्टोर पर ट्रेड वगैरह करें। कि आप कोई आपने कोई प्रोडक्ट लगा दी, गाड़ी लगा दी, अब आप उसको 20, मैं अपना टोकन का नाम चेंज कर दूँ थोड़ा, EBD। तो अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो गाड़ी जो है, गाड़ी के प्राइस हैं 10 ABD। तो आपको पहले इस ABD टोकन को बनाना पड़ेगा और फिर इस टोकन की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब जब और फिर आपको इस टोकन को अपने ई-कॉमर्स के स्टोर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूज़र तो पहले ABD खरीदेगा ना, क्योंकि ABD तो है नहीं किसी के पास। अगर मैं कोई भी चीज़ डॉलर से खरीद रहा हूँ तो भाई डॉलर मेरे पास होना भी तो चाहिए। डॉलर मैं कहाँ से लूँगा, डॉलर मैं एक्सचेंजेस से जाके लूँगा। जैसे वेस्टर्न यूनियन हो गया, मैंने डॉलर ख़रीदा, अमेरिका गया, डॉलर से कोई चीज़ खरीद ली, मैंने एक्सचेंज कर लिया उसको पैसे, तो इस $10 खरीदने का आपको फिर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म आप कैसे बनाएंगे, आप एक एक्सचेंज की वेबसाइट बना लें कि भाई मैं एक इथीरियम के 10 ABD दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़र क्या खरीदेगा, एक इथीरियम के 10 ABD खरीदेगा, ठीक है। उसने 10 ABD खरीदे, अब वो आपके, और ये हो गई आपकी एक्सचेंज वेबसाइट। ये एक्सचेंज वेबसाइट हो गई आपने बनाई है, कोई एक्सचेंज अपनी कोई बना ली, ABD एक्सचेंज कहते हैं आप, चले तो ABD एक्सचेंज कहते हैं। उसने ABD एक्सचेंज से 10 ABD खरीदे एक ही चीज़ के। अब वो क्या किया, अब वो गया ABD स्टोर पे, उसने 5 ABD दे के एक गाड़ी खरीद ली,
ABD स्टोर से। तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा एक इकोसिस्टम बना सकते हैं कि भाई ABD खरीद रहा है बंदा, फिर ABD से गाड़ी खरीद रहा है, फिर उस हाँ फिर वो वैल्यू वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज में आप लोग क्या कर सकते हैं, बंदा अपना इथीरियम 1 इथीरियम देके ABD खरीद पा रहे हैं ना, तो वो क्या आप उसमें एक फंक्शनैलिटी और ऐड करते हैं कि 10 ABD देके वो 1 इथीरियम खरीद पाए, वाइस वर्सा कर दें कि भाई वो इथीरियम भी खरीद पा रहा है ABD से, और इथीरियम से ABD भी खरीद पा रहा है, और फिर ABD को इथीरियम से एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं। तो आप 2-3 टोकन और कर सकते हैं कि 1 USDT आपको इतने मिलना है, तो आप ये कर दें। अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है तो आप लोग 10 ABD के 0.5 इथीरियम देते हैं, ये कोई एक्सचेंज बना देते हैं, अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट बन सकता है। आपको USD FIP प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप या फिर एक NFT स्टोर बना लें, NFT स्टोर के अंदर पेमेंट मेथड आप ABD इंटीग्रेट कर दें। और अगर यूज़र को आपने इंकरेज करना है ना कि अगर आप 2-3 पेमेंट मेथड देंगे, पेमेंट आप लोग ये बोले ना कि भाई वो मेरे ABD खरीदेगा क्यों, मेरे ABD से क्यों खरीदना चाहेगा, मेरे टोकन से क्यों खरीदना चाहेगा E-कॉमर्स स्टोर पर, तो आप उस पर एक डील लगा दें कि पेमेंट मेथड्स होंगे, एक इथीरियम होगा और एक ABD होगा। अब जब इथीरियम इतना वाइडली अडॉप्टेड है ओवर द वर्ल्ड, तो वो आपके ABD से क्यों खरीदेगा चीज़ कोई। तो आप कहते हैं कि जो चीज़ 1 इथीरियम की मिल रही है ना, जैसे 1 इथीरियम की एक कार मिल रही है, तो आप उसको 1 ABD के बदले 2 कार्ड्स दे दें, तो उसका फ़ायदा हो रहा है यूज़र का। और आप वही जो 1 ABD है वो बंदा खरीद पा रहा है 0.5 इथीरियम के, 0.5 इथीरियम के बंदा 1 ABD खरीद पा रहा है। तो 1 ABD कितने का पड़ेगा, 0.5 का। तो वही चीज़ उसको 1 इथीरियम की एक गाड़ी मिल रही है, वहीं उसको हम इसको एक कार ही कर देते हैं। लेकिन अगर वो ABD से ख़रीद रहा है तो उसको 0.5 का ईथ पड़ रहा है, तो यहाँ से उसको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है ABD से ख़रीदने से, लेकिन इथीरियम से ख़रीदने में उसको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है वही चीज़। तो इस तरीके से आप लोग यूज़र को इनकरेज कर सकते हैं कि भाई वो आपका पेमेंट मेथड यूज़ करे, वो आपका टोकन से ख़रीदे कोई भी चीज़। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये उसका लाइन तो भूल गए। ठीक है, इतना क्लियर है। इथीरियम का ये जो ERC20 टोकन है ये कुछ भी नहीं है, ये हमने बस इसका एक इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बनाई हुई है, और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन टेस्टेड है। अगर आपको अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फंक्शंस वगैरह यही होना चाहिए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही काम करना चाहिए जो कि यहाँ पर है कि डेसिमल से नेम ओनर है, टोटल सप्लाई है, और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टोटल सप्लाई में से वो जो आपने ट्रांसफ़र की हुई अमाउंट है टोटल सप्लाई में से तो नहीं कटेगी, लेकिन वो यूज़र के अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, जिसको भी मैं भेज रहा हूँ उसके पास वो ऐड हो जाए वो 10 टोकन, और जो भेज रहा है जैसे ये यूज़र वाला भेज रहा है तो उसके बाद अगर 100 थे तो वो 90 हो जाए। तो आपको वो लॉजिक लिखनी पड़ेगी। बेसिक लॉजिक उन्होंने यही लिखी हुई है कि वो डिडक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बस वो यही कर रहे हैं। और ओपन ज़ैपलिन वर्ल्ड पूरी दुनिया इंकरेज इसलिए करती है कि ओपन ज़ैपलिन का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें, क्योंकि ये उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। अगर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फिर वो टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको लॉन्च करेंगे, कोई इसमें बग निकल गया तो आपका सारा पैसा गायब। तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में, जो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है वही हम लोग यूज़ करें। अच्छा, इसको आप लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बस मैसेज और सेंडर की एक सेक्शन बनाई हुई है, आप लोग उसको हटा के भी लिख सकते हैं। इसका एक यूज़ केस भी है, वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी तो हम इस ABD को यूज़ करके एक प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि हम लोग अपना एक ABD जो है 0.1 ईथर का सेल करेंगे। प्री सेल क्या होती है कि जैसे कोई भी कंपनी न्यू बनती है ना, तो अपने स्टॉक्स वो शुरू में कुछ देती है, सस्ते प्राइसेस में दे देती है। तो जैसे मैंने किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, उसने सस्ता दे दिया, वो मैं खरीदूँगा क्यों। कंपनी कुछ जब भी न्यू बनती है वो प्रॉमिस करती है कि भाई आप लोग अभी 0.5 इथीरियम का आप ख़रीद लें मेरा स्टॉक, जब जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको ये 2 इथीरियम पे लॉन्च होगा। तो 0.5 और 2 इथीरियम के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 1.5 का मुझे प्रॉफिट होगा। अगर ये जब लॉन्च होगा और मैं सेल कर दूँगा तो मुझे 1.5 इथीरियम का ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वजह से लोग जो है ना प्री सेल में ख़रीद लेते हैं। प्री सेल यही होती है कि इनिशियल ऑफरिंग, आप लोग अपने टोकन्स की इनिशियल ऑफर कर रहे हैं और सस्ते प्राइसेस पे आप इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो यही प्री सेल वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, हमारा प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, प्री सेल। अच्छा, अब हम इसको जो है ना, अब हम इसको मेटामास्क से भी वो करके देख लेते हैं। अगर हम तो अभी इसको वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय कर रहे थे ना, अब हम इसको मेटामास्क से करके देख लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमें टोकन कैसे दिखता है।
लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम जो USDT है ना, टैथर USDT, इसको हम लोग मेटामास्क में ऐड करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई रियल वर्ल्ड का जब कॉइन होता है उसको हम ऐड कर रहे हैं, जब हम अपना कॉइन बना रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर हम टैथर USDT में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटामास्क, तो अगर मैं मेटामास्क क्लिक करता हूँ, रेज्यूमर्स इन द रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, तो मैं इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ मेटामास्क। टोकन्स में मैं गया और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट टोकन्स का USDT, देखिए USDT यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने इंपोर्ट कर दिया इसको, तो एक मेरे पास एक टोकन आ गया। टोकन का USDT शॉर्ट नेम है, इसका जो लॉन्ग नेम है वो टेथर USDT है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास USDT कुछ भी नहीं है। मुझे बाय एंड सेल करना है, तो अगर मैं इसको बाय करूँगा तो एक एक्सचेंज खुल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सचेंज बनानी पड़ती है। वैसे तो मेटामास्क ने बनाई हुई है, क्योंकि USDT पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अगर आप अपना कोई न्यू बनाते हैं तो उसके लिए एक्सचेंज बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा तो सर्च फॉर द कंट्री, डेबिट कार्ड वगैरह से मैं ख़रीद सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास अभी तो कोई इसमें वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये ज़ीरो दिख रहा है। लेकिन कोई भी टोकन होता है तो उसका एक एड्रेस होता है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो USDT, और यहाँ पे मैं देखूँगा इसके डिटेल्स दिखेगी, टोकन डिटेल्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है ये, और टोकन डेसिमल 6 आ रहा है, और मिनट, और जो ये इसका नेम उठा रहा है ना USDT वगैरह, ये कहाँ से उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देख रहे हैं ना आप, ये एक नाम आ रहा है और एक लोगो आ रहा है, ये कहाँ से उठा रहा है, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से उठा रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं जाऊँगा ईथर स्कैन, यहाँ पर मैं इसका एड्रेस डाल दूँगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं इसका एड्रेस डालता हूँ, यहाँ पे देखें कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट नेम टैथर टोकन इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर मैं नेम देखता हूँ, तो मैं नेम उन्होंने डिप्लॉय करते वक्त ही डाला है। नेम उन्होंने यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये तो कोड है, वो उन्होंने डिप्लॉय करते वक्त ही पैरामीटर्स में डाल दिया होगा। उसको रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। नेम करूँगा तो देखें टैथर USDT आ रहा है, और डेप्लीकेटेड कुछ भी नहीं है। टोटल सप्लाई इतनी है, जो हमने अभी देखा वही है। अच्छा, हम ये पॉज की फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शंस को रोक दें, तो उसकी फंक्शनैलिटी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बना हुआ है ना ABD, इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे सिपोलिया नेटवर्क पे। जाएंगे सिपोलिया पे, सिपोलिया पे मैं चला गया। अब यहाँ पे मेरे पास 0.497 बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कनेक्ट हो गया है। और अब मैं इसका नाम वगैरह मैंने दे दिया था, मैं करता हूँ इसको, अच्छा इसको मैं AM कर देता हूँ। टोटल सप्लाई में 100 रख देता हूँ। असल वैल्यू जो उसकी होती है ना 100 होती है। आखिर में जो इसके 10 और 00 रख रहे होते हैं ना, वो सिर्फ उसकी आर्बिट्री वैल्यू होती है, वो सिर्फ पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए होती है। असल में इसकी वैल्यू 100 ही है। अभी आपको टोटल सप्लाई पे उसकी जाके दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई इतनी सारी क्यों आ रही है। असल में होगी 100 ही, वो सिर्फ टोकन्स को उन्होंने डिफाइन करने के लिए दी हुई होती है। क्रिएशन ऑफ सम पेंडिंग, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये। अब मैं अगर इसको मेटामास्क में देखूँ, मेटामास्क में आया नहीं होगा ये, मेटामास्क में मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन कन्फर्म दिखा रहा है, लेकिन ये मेरे टोकन्स में आया नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको उठाया मैंने और मैं इसको टोकन को इंपोर्ट कर लूँगा। ये मैंने इंपोर्ट करा, लेकिन टोकन का सिंबल इसने उठा लिया, क्योंकि इसने टोकन के एड्रेस के अंदर से उसको रीड करा है। AM है और टोकन डेसिमल 18 है। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने इंपोर्ट किया, देखिए मेरे पास AM आ रहे हैं 0, हालांकि मेरे पास इसके अंदर होने चाहिए थे, कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी इसके बाद। क्योंकि अगर मैं टोटल सप्लाई चेक करूँ और बैलेंस ऑफ चेक करूँ इसका, तो 100 है, लेकिन अभी यहाँ मेटामास्क में दिखा नहीं रहा सही से।
क्योंकि उसकी रियल वैल्यू नहीं है इसमें। रियल वैल्यू इसके अंदर मेरे पास है 0.1। मैं इसके शिपोलिया के ईथर स्कैन पे चले जाता हूँ। शिपोलिया ईथर स्कैन। मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँगा इसको अच्छा इसको वेरीफाई भी मैं कर ही लेता हूँ। ट्रांजैक्शंस में अगर मैं देखूँगा तो ठीक है 1 मिनट अगो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन और ये इसमें ट्रांजैक्शन फीस वगैरह इतनी लगी। कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँगा मैं वेरीफाई कर लूँगा इसको। प्लीज सेलेक्ट द कंपाइलर टाइप। अच्छा ये इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा है। इसका हमें कोड पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके ऊपर से देना पड़ेगा। मतलब ये इसका ना जो भी कोड है ना ERC20 ये हमें क्या करना पड़ेगा कॉपी करना पड़ेगा। ऐसे कॉपी करूँगा मैं और मुझे यहाँ पूरा डालना पड़ेगा ऐसे। मैं ऊपर जाऊँगा। अब जो जो मुझे दिखता जाएगा ना इधर मैं उसको कॉपी करता रहूँगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है एक। अब इस कॉन्ट्रैक्ट ये इसमें पड़ा हुआ था IERC में। तो इसमें मैं गया। अब IERC को उठाया मैंने। ये वाली लाइन हटाई और इसकी जगह मैंने लिख दिया ये। तो ये आ गया क्योंकि जब हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोड देखेंगे ना वेरीफाइड हुआ हुआ ईथर स्कैन पे तो हमें ऐसा ही दिखेगा कि IERC भी यहाँ रखा हुआ है ERC20 भी यहीं रखा हुआ है फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट का नेम भी यहीं रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऐसे ही देखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मतलब होता ही ऐसा ही है वो। फिर मैं इसका मेटा डेटा उठाऊँगा। अच्छा मेटा डेटा के अंदर एक और फाइल है तो वो भी मुझे उठानी पड़ेगी। जितनी जितनी डीप फाइल जाती आएंगी उसके उतना उतना मुझे उठाना पड़ेगा। अच्छा IERC20 तो मैंने पहले से ही डाल दिया ना इसके अंदर। हाँ ये था फिर IERC20 तो इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा इसके। और इसका वर्जन मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया था। मेटा डेटा भी हो गया मेरा। अपना कॉन्टेक्स्ट डालूंगा इसके अंदर। कॉन्टेक्स्ट डाला कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। अब मेरे पास ये ड्राफ्ट रह गया है। अच्छा ड्राफ्ट में जैसे भी IERC20 एरर्स को उठा रहा है तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर जाके सिर्फ इसी को उठाऊँगा। अब ये पूरा का पूरा कोड मेरा रेडी हो गया। SPTX लाइसेंस कहीं और भी डुप्लीकेट हो गया होगा ये रहा। ये पूरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया। मैं इसको दोबारा डिप्लॉय करूँगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं आखिरी वाला इसको मैं कर देता हूँ इतना 1 2 3 4 5 6 ये मैंने इसकी 1 मिलियन से भी ज़्यादा को इसकी सप्लाई रख दी। मैंने कोई ऐसे आर्बिट्री वैल्यू दी है इसकी। ये आपके ऊपर है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी वैल्यू हो, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस पे कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि ये कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। इसका और ट्रांजैक्शन फ़ीस का लेना देना नहीं है, कि अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू मिंट कर रहे हैं तो उसका पैसा भी फिर उतना ही ज़्यादा लगेगा मिंट होने में, ऐसा नहीं है। और अब मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और जो मैंने इंपोर्ट किया वाला टोकन, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिफरेंट होगा। तो इस वजह से जो मैंने AM मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ITM। अब मैं एक नया इंपोर्ट टोकन करूँगा जो कि है ये वाला टोकन सिंबल है AM, और नेक्स्ट करा, इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब देखिए मेरे पास आ रहा है 1। मुझे 1 क्यों दिखा रहा है? ये 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास था डेसिमल 18, मैंने टोटल सप्लाई कितनी रखी हुई है, इतनी। अब इसके अंदर कितने डेसिमल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और जो मेरे डेसिमल्स जो मेरे डिफाइंड है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो भी 18 है। तो इसने क्या किया, इसने 18 डिवाइड बाई 18 किया, तो ये दोनों डिवाइड हो गए, 1 हो गए, अब रिज़ल्ट आया 1। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इसकी वैल्यू 1। ये मुझे इसकी वैल्यू जब भी 1 दिखा रहा है, तो यही वजह है इसकी बस, और इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, हम लोग इसको देख भी सकते हैं, अगर मैं मिंट कर रहा हूँ तो मिंट करते वक्त अपडेट होते वक्त कितना हो रहा है, टोटल सप्लाई वैल्यू हो रही है। तो इसमें कोई डेसिमल का कोई सीन नहीं है। तो मुझे अगर इतने, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 5000 टोकन डिप्लॉय हो। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 5000 टोकन जो है ना मार्केट में लॉन्च हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, 5000 के आगे 18 डेसिमल लगा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इस 1 को हटा के इतने डेसिमल लगा रहा है ये इसके आगे, जब जाके मेरे 5000 टोकन जो है मार्केट में आएंगे। तो ये मेरे 5000 टोकन कहलाएंगे, और ये जो है ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट ऑफ वो है कि अगर मुझे किसी को 1.2 भेजना है तो फिर डिवाइड शिवाइड होके इतने सारे 18 डेसिमल लगेंगे, कितने होते हैं इतने, और इतने इतने होके डिवाइड होगा। तो अच्छा, मुझे किसी को भेजना है 1.2 कैसे आएगा, तो 1.2 फिर ये कैलकुलेशन वगैरह होगी, फिर आखिर में निकल के आ जाएगी वैल्यू जो कि होगी 1.2 करके, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगी 1.2 के बराबर। तो मैं इसको 1.2 को किसी को भेज सकता हूँ। तो 1.2 तो ब्लॉकचेन में हम लोग लिख नहीं सकते, तो इसी तरीके से वो डिवाइड होती है चीज़। अगर इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, वो यहीं पे कहीं है, ओपन जैपलिन के अंदर है, और थोड़ा उसमें क्लियर दिखाया हुआ है, वो अब मैं आपको बता दूँ। तो अगर मुझे 5000 टोकन्स लॉन्च करने हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं एक टोकन लॉन्च करूँ। ये जो अभी मेरा हुआ है ना, ये मेरा सिर्फ एक टोकन लॉन्च हुआ है मार्केट में। एक टोकन का लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे एक टोकन का, तो उसको मैं क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। हाइड AMM। मुझे 5000 टोकन मार्केट में लॉन्च करने हैं, तो उसको मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कितने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गए 9 9 9 18 होते हैं। और फिर इसको हटा देंगे हम लोग, और फिर इसके बीच में जो गैप आ रहा है इसको भी हटा देंगे, और फिर इसको हम लोग चुका देंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक इसका ईथर स्कैन पे एक कैलकुलेटर है, वहाँ पे आके कंफर्म भी कर लेता हूँ। यूनिट कन्वर्टर 18 डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, मैं इसको ईथर में डालूंगा, अगर मैं इसको वे में डालूंगा तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है 5000 टोकन। सही है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख के भी करते हैं, अगर 10,000 टोकन करने हैं तो आपको वैल्यू दे देगा, ये वाली वैल्यू उठा के आप डाल देना है, क्योंकि ये 18 डेसिमल्स हैं। यहाँ पर 18 डेसिमल्स लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ 15 लिखे हुए आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो थेटर USDT जो है वो 6 का है, हमने 18 का रखना है, तो हम इतने करेंगे। मैं कर देता हूँ इसको 6000 कर देता हूँ, 6000। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको मिंट करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन ये इसका वे है कि अगर किसी टोटल सप्लाई आपको 5000 6000 रखनी है तो आपको यही देना पड़ेगा। 6000 मैंने टोकन सप्लाई रखी, डिप्लॉय किया मैंने,
ये मैंने डिप्लॉय किया। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको भी एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलेगी, सर्च करते रहेंगे फिर टाइम लगेगा। अभी आप लोग पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे। टोकन मेरा जनरेट हो रहा है, ये मेरा टोकन जनरेट हो। अब मैं जब मेटामास्क खोलूँगा ना, और मैं जैसे ही इस टोकन को इंपोर्ट करूँगा तो आप देखिएगा क्या होगा उधर। अच्छा, टोटल सप्लाई में देखता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 6000 आ गई टोटल सप्लाई। मैंने खोला इसको, और अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मैंने किया, ये नेक्स्ट किया मैंने, देखा बाहर है 6000। तो अब मेरे मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं 6000 AM। अब ये यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, यहाँ पर टोटल सप्लाई दिखा रहा है 6000, इतने सारे दिखा रहा था 0, और यहाँ पे दिखा रहा है 6। तो इसका मकसद ये है कि असल में है 6, ये 6 ही हैं, ये 6000 ही हैं। लेकिन ये जो 18 डेसिमल है पॉइंट्स के लिए, उसने क्या किया, वहाँ पे 6000 को डिवाइड कर दिया, उसने 6000 को डिवाइड कर दिया इतने 18 डेसिमल से, तो फिर आखिर में निकल के वैल्यू आ गई 6000। तो वहाँ पे वो जो मेटामास्क में दिखा रहे हैं ना, वो इसकी वैल्यू दिखा रहा है 6000। तो अब मेरे मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं 6000 टोकन्स। अब इसमें लोगो वगैरह लगाना है, वो आप लोग देख सकते हैं कैसे लगाते हैं, क्योंकि लोगो लगाना तो आसान है, मैंने कभी लगाया नहीं, कभी पता नहीं कैसे लगता है, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो आप लोग इसको ट्रांसफ़र करना चाहे, अगर मैं किसी और को ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो सब चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जो कि किसी कॉइन में हो सकती है। अब ये मेरा टोकन बना है इथीरियम की चेन पे, तो ये चीज़ है, मेरा अपना पर्सनल टोकन बन गया है, ठीक है, इथीरियम की चेन पे। अब ये मेरा टोकन बन गया। अब इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने से वैसे कुछ होगा नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट ही वेरीफाई होगा, तो उसमें कोई हम लोग वेरीफाई इतना करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर किसी को भेजना वगैरह हो, हालांकि अब ये जो 6000 मेरे पास है ना, अब इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 6000 की पूरे के पूरे 6000 की वैल्यू नहीं है, बस ये 6000 AM है। अभी किसी के साथ पेयर्ड नहीं है, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। जैसे थेटर USDT है, अगर वो USDT रियल वर्ल्ड के USDT के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता ना, तो उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू कुछ ऐड करनी है ना, तो मुझे USDT के साथ इसको पेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक USDT से मेरे 6000 AM मिल जाए मुझे, तो मुझे इसको पेयर करना पड़ेगा, लिक्विडिटी वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, वो सब USDT से होता है, वो सब यूनिस्वैप से होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, हमने टोकन भी डिप्लॉय करके देख लिया मेटामास्क में। अगर आप लोगों को चाहिए ये टोकन तो ट्रांसफ़र भी कर देता हूँ, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास ये बस टोकन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये टोकन ट्रांसफ़र करूँगा ना, आपको शो नहीं होगा, हालांकि ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब तक आप इस टोकन को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको ये शो नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ चाह रहे हैं कि मैं आपको भेज दूँ ये टोकन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बता सकते हैं, आपको एड्रेस पे भेज दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमें किसी भी टोकन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, पेयर सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ जो है USDC के साथ, USD के साथ पेयर है, जो भी यूनाइटेड अमेरिका का जो भी डॉलर है उसके साथ वो पेयर है, उसके पेयर बने हुए हैं। जैसे कुवैती दिनार के साथ पेयर बना हुआ है, उसके साथ पेयर बना हुआ है कि डॉलर ऊपर जाता है तो पाकिस्तानी रुपीज़ नीचे आता है, PKR ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है, तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, दोनों एक के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से पेयर बनते हैं। तो हमें ब्लॉकचेन में भी हमें पेयर बनाना पड़ता है। जैसे हमने कोई न्यू टोकन बनाया तो हमें उसके अंदर रियल वैल्यू ऐड करनी है, उस जो भी मेरे 6000 टोकन है AM, उसके अंदर मुझे रियल वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं रियल वैल्यू कैसे ऐड करूँगा, उसको रियल वर्ल्ड कॉइन के साथ पेयर बना के। जैसे रियल वर्ल्ड कॉइन यहाँ पे क्या हो गया, USDT रियल वर्ल्ड कॉइन है, उसके अंदर पहले से ऑलरेडी वैल्यू डली हुई, इसको मैं इथीरियम के साथ भी पेयर कर सकता हूँ। लेकिन USDT के साथ आसान इसलिए क्योंकि USDT जो है वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्या होता है, USDT की वैल्यू हमेशा $1 ही रहेगी, $1 से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हालांकि USDT भी एक ERC20 टोकन है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे जो उसकी वैल्यू हमेशा 1 जो है ना,
उसकी वैल्यू हमेशा $1 है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पीछे से लिक्विडिटी पूल को मेंटेन किया हुआ है। जो पूल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये यूएसडीटी वालों ने भी पीछे से एक पूल बनाया हुआ है। उसको वो रियल वर्ल्ड के डॉलर के साथ मेंटेन कर रहे हैं उस पूल को, कि भाई अगर ये डॉलर यूएसडीटी जैसे नीचे आता है तो उसको हम रियल वर्ल्ड के डॉलर के साथ मेंटेन करेंगे। अगर रियल वर्ल्ड की डॉलर की वैल्यू $1 ही है तो इसकी भी $1 ही रहेगी। अगर ये थोड़ा सा भी हल्का नीचे ऊपर नीचे होता है, जैसे लिक्विडिटी पूल में से लोग खरीदते वगैरह हैं, तो ये यूएसडीटी जो है ना कम हो जाता है। तो इसको वो यहाँ से डॉलर्स दे के उसको फिर एक कर देते हैं, 1:1 रेशो बना के चलते हैं। तो वो रियल वर्ल्ड की वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। जैसे बीटीसी है, उसको उन्होंने गोल्ड के साथ पेयर कर दिया था। वैसे किया तो नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ब्लॉकचेन का गोल्ड मानते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा किया नहीं उन्होंने। लेकिन जैसे यूएसडीटी को करा है वैसे हम लोग किसी भी चीज़ को रियल वर्ल्ड की चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं यूएसडीटी को अपने टोकन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना टोकन सेलेक्ट करूँगा। टोकन का एड्रेस कुछ भी हो सकता है जो कि मैंने वहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे मैं अगर डाई दूँ तो डाई के अंदर मैं क्या करूँगा, लो प्राइस हाई प्राइस ये सब डालूंगा। और फिर अपनी मेरे पास अगर 100 यूएसडीटी है तो मैं इस डाई यूएसडीटी और डाई के पेयर के अंदर मैं $100 की जो है लिक्विडिटी ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी लिक्विडिटी वगैरह ऐड हो जाती है। तो आप इसको ऐसा समझेंगे, डाई हमारा कस्टम टोकन है। 6000 AM जो है ना वो हमारा डाई है। तो मैं $100 में इसका लिक्विडिटी डाल रहा हूँ, तो मेरा एक जो डाई हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ तो मेरा एक डाई हो जाएगा यूएसडीटी इतना, मुझे इतने डॉलर्स के इतने डाई मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पेयर वगैरह बनते हैं। तो अगर हम लोग सिपोलियन नेटवर्क ये यूनिस्वैप सपोर्ट नहीं करता है, गोल्डली वगैरह करते हैं, और गोल्डली जो डेप्रिकेटेड हो गया है, तो उसकी हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख नहीं सकते। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा। वैसे ये तो काम होता है ओनर्स का, जो कि ERC-20 या ब्लॉकचेन की कंपनी इसके ओनर्स होते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम डेवलपर हैं, हमारे पास हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे जाके आप लोग देख लीजिएगा कि लॉन्चिंग एंड ERC-20 टोकन। तो लॉन्चिंग एंड ERC-20 टोकन ऑन यूनिस्वैप, नहीं, एडिंग वैल्यू टू कस्टम ERC-20 टोकन विथ USDT ऑन यूनिस्वैप भी लिख देगा। ऑन यूनिस्वैप हाउ टू ऐड लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी होती है, क्या हो उसको आप लोग लिक्विडिटी समझिएगा क्या होती है। लिक्विडिटी एक पानी की तरह, एक पानी का बॉल है, उसके अंदर आपकी बॉल है, बॉल हो गया आपका कॉइन, और वो पानी हो गया लिक्विडिटी पूल। जितना पानी बढ़ता रहेगा उतना कॉइन आपका ऊपर जाता रहेगा। तो वो जो पानी ऊपर बढ़ रहा है ना, वो आपका है रियल मनी, जैसा आपका डॉलर हो गया। अगर वो कम है तो आपका कॉइन के प्राइसेस भी नीचे ही हैं। तो वो थोड़ी वो थ्योरी होती है, वो आप लोग देख लीजिए। एडिंग वैल्यू टू ERC-20 टोकन ऑन यूनिस्वैप, थोड़ा बहुत सर्च आप लोग करिएगा, थोड़ी सर्च की टर्म्स आप लोग बदलेंगे तो ये ट्रेड योर ओन ERC-20 टोकन, ये अच्छा बताता है, इसका आप देख लीजिएगा। लिस्ट टोकन ऑन इन यूनिस्वैप भी आपको बता देगा। सेट वैल्यू टू योर क्रिप्टो करेंसी, ये मुझे सही लग रहा है, थोड़े आपको बता देगा। हाँ, इसको आप देख लीजिएगा, हिंदी भी लग रहा है मुझे ये। सेट टोकन प्राइस, ये भी देख लीजिएगा। जैसे यूनिस्वैप है ना, वैसे ही पैनकेक स्वैप है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो पैनकेक स्वैप ने भी यूनिस्वैप का पूरा फॉर्क करा था, थोड़ा कॉपी जैसा बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन थोड़ी कुछ भी इनोवेशन उन्होंने करी हुई है। तो आप लोग कर सकते हैं, देखते हैं अगर इसमें हम लोग कर पाएँ। मेटामास्क करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का वैसा मेन टॉपिक तो ERC-20 था, जो कि हमारा कवर हो चुका है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ओपन सैम्पलिंग की ERC-20 की पूरी API पढ़ें, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो कि मैं आपको क्लास में पढ़ा नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी टाइम नहीं है। अगर मैं प्रूव करूँ उसको, ठीक है, स्ट्रेच नेटवर्क टू BNB स्मार्ट चेन, ये कर लिया। BNB पे बना हुआ है वैसे पैनकेक स्वैप जो है। निफ्टी डिस्कनेक्ट BNB, ठीक है। सिपोलिया इस पर भी नहीं है, तो सिपोलिया हम लोग टेस्ट ही नहीं कर सकते। सही है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आप लोग ओपन सैम्पलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अभी तो सिर्फ हमने ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अभी आपको इसकी रिजल्ट भी दिखानी है। 18 डेसिमल, अभी आप लोग क्रिएटिंग सप्लाई इस पर देखिएगा पूरी। अच्छा, API में जाके सीधा ERC-20 पे क्लिक कर दिएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले देंगे। देयर आर फ्यू मोर कॉन्ट्रैक्ट दैट इम्प्लीमेंट द बिहेवियर स्पेसिफाइड ऑन EIP, Ethereum
इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, IRC20 इंटरफेस, ऑल IRC20 में शुड कंफर्म, ये सब होना चाहिए। इंक्लूड द नेम सिंबल एंड रेजिमल ऑफिशियल ऑप्शन स्टैंड एक्सटेंशन टू बी पेज एक्सटेंस, ये सब हो सकता है। अच्छा, कोर जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इतने ही वाले फंक्शन होने ही चाहिए। वो टोटल सप्लाई, बैलेंस ऑफ, ट्रांसफर, अलाउंस, अप्रूव और ट्रांसफर फ्रॉम, इवेंट्स, ये दोनों होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जो हमने अभी तक बनाया है और लॉन्च किया मेटामास्क पे, और जो कि इस लाइब्रेरी में है, वो इंपोर्ट वाली इस लाइन में है। फिर टोटल सप्लाई क्या करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई। ट्रांसफ़र क्या करता है, अलाउंस क्या करता है। फिर नीचे इसकी एक्सटेंशंस आ जाती हैं। अभी ERC20 यहाँ तक, और कंस्ट्रक्टर, टोटल सप्लाई। अच्छा, अपडेट फंक्शन क्या करता है वो यहाँ पे बता देगा। ट्रांसफर टू वैल्यू अमाउंट ऑफ टोकन फ्रॉम टू और अल्टरनेटिव मिन्स और बर्न इफ फ्रॉम और टू इज जीरो ऑल कस्टमर। यहाँ पे आप लोग देख के कोड को आप कंपेयर कर सकते हैं भाई, जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है और जो इन्होंने कोड लिखा हुआ है वो वही कर रहा है कि नहीं, तो वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे आप लोग, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, एक्सटेंशंस, हम लोग ये एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अपने ERC20 में। तो हम लोग एक्सटेंशन कैसे ऐड करेंगे वो मैं अभी आपको बता दूँगा। ये सारी एक्सटेंशन तो आप पढ़ सकते हैं। ERC20 बर्नेबल, ERC20 कैप। कैप वही हो गया कि उसकी वैल्यू एक फिक्स कर दी है। जैसे USDT है, वो भी एक कैप हुआ है कि $1 की वैल्यू से वो कनेक्टेड है, ना नीचे होगा ना ऊपर होगा। अच्छा, ERC20 पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग ट्रांजेक्शन पॉज कर पाएँ, वो इस एक्सटेंशन से आ जाता है हमारे पास। इसे हमने लगानी होती है, फिर उसमें ये फंक्शन अवेलेबल हो जाते हैं, पॉज, रिक्वायर पॉज, ये सब चीज़ें। फिर इसमें रैपर है, मिंट आ गया, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये सब चीज़ें आप लोगों को कस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक विज़ार्ड बनी है, यहाँ पे आप लोग जो जो भी ब्लॉकचेन डेवलपर हैं वो यहीं से बनाते हैं ERC20 टोकन को। तो हमने एक कस्टम वे दिखा था, एक हमने यहाँ से देख लिया। जैसे मुझे अपने सिंबल टोकन का नाम रखना है अब्दुल्ला, तो मैंने अब्दुल्ला कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे रियल टाइम पे चेंज करता है। फिर अपने टोकन का सिंबल में कर दूँगा AM, मैंने AM कर दिया। और फिर प्रीमिंट करूँगा। प्रीमिंट मतलब पहले से कितने जनरेट करने हैं, मैंने कर दिया 2000। तो ये देखें, ये भी मिंट इस तरीके से ही कर रहे हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर पावर लगा दी डेसिमल्स की। तो वही हो गया कि हमारे अब होंगे 2000। अगर हम इसको सिर्फ 2000 लिख देते ना तो वो 0 पॉइंट में वैल्यू चली जाती। असल वैल्यू इसकी ये, हमें ऐसे करना पड़ता है। बाद में जैसे मैंने किया था ना वैसे ही हो गया था वो। अब इसमें आप लोग ये फीचर्स डाल सकते हैं कि भाई मिंट टेबल हो, और मिंट टेबल जो है यहाँ पे देखिए ओनली ओनर का इन्होंने मॉडिफाइड लगाया हुआ है कि सिर्फ मिंट, ओनली ओनर ही मिंट कर सकता है। एक तो शुरू में मिंट हो रहा है जो कि बनते हुए कॉन्ट्रैक्ट जब ERC20 टोकन लॉन्च होता है, एक तो उस टाइम हो रहा है और एक बाद में भी मिंट कर सकता है ओनर। अब बर्नेबल भी हो। बर्नेबल क्या है कि अगर मैंने 10,000 टोकन लॉन्च कर दिए, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं अब मैं 2-3 हज़ार जो टोकन है ना वो डिक्रीज़ कर दूँ, तो उसको मैं कर दूँगा बर्न, मतलब जला दूँगा टोकन्स को। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस मेरे टोकन की जो प्राइस वगैरह है वो बढ़ जाती है। और फिर मैं पॉसिबल कर दूंगा कि मतलब लोग मेरी उससे ट्रांजैक्ट, मेरे जो टोकन है वो एक दूसरे को सेंड कर पा रहे हैं। जैसे ही मैं पॉज कर दूंगा उसको तो वो सेंड नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएंगे। अगर पॉज करूँ, अगर मैं अनपॉज कर दूंगा तो वो फिर ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। तो आप लोग इसको पॉज भी कर सकते हैं। परमिट हटा देता हूँ, परमिट किसी काम का नहीं है। फ्लैश मिंटिंग हम लोग कर सकते हैं, ब्लॉक नंबर, ये सब चीज़ें कुछ भी यहाँ से हम लोग सारी एक्सटेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ERC20 टोकन जनरेट हो गया। वैसे मेन जो सिंपल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यही था जो हमने बनाया था। ये बहुत बिल्कुल बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है और होता यही है, और इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकता। अगर हमें कोई एक्सटेंशन लगानी है, जैसे पॉज वगैरह करना था, वो हमने कर दिया। यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक बनाया था। अब जो ये वाला जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना यहाँ से विज़ार्ड से, इसमें थोड़ी एक्सटेंशंस वगैरह डाली हुई हमने कि हम लोग पॉज कर पाते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा इधर से, नीचे कर लूँगा कॉपी। ये मैंने कॉपी किया इसको। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके अंदर है, ERC20.Sol के अंदर। बाकी ये जो जितनी भी चीज़ है ना, बर्नेबल, पॉजेबल, ओनेबल, ये सब इसकी एक्सटेंशंस हैं। इसको हम हटा भी सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये। अच्छा, ये एरर दे रहे हैं इनके अंदर। इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि हमने इसको थोड़ा टेम्पर कर दिया था इसके साथ कुछ ना कुछ।
इसको मैं रिफ्रेश ही कर देता हूँ रिमिक्स को। अब देखिए सारे एरर चले गए, जो मैंने पुरानी चीज़ें उसमें टेम्पर कर दी थी ना, जैसे मैंने कुछ कोड हटा दिया था तो वो यहाँ पे चेंज हो गया था, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था, अब वो सही हो गया। तो अभी जो मैंने एक्सटेंशन जितनी भी डाली हैं, अब इसके साथ अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस देखने को मिलेंगे। इनिशियल ओनर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, मैं ओनर हूँ उसका इनिशियल। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कस्टम यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है, तो मैं इसको 4000 कर देता हूँ ऐसी कोई, और फिर इसका मैं ओनर कर देता हूँ ये। इनिशियल ओनर मैंने ये कर दिया डिप्लॉय। जैसे ही मैं देखता हूँ तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस बड़ी में, इसमें फंक्शंस ज़्यादा आ गए। अप्रूव पहले था, बर्न नहीं था, बर्न आ गया, बर्न फ्रॉम आ गया, मिंट आ गया। मिंट तो पहले था लेकिन हमने इसको पब्लिक कर दिया था, तो ये सेम वही मिंट है। पॉज मैं कर सकता हूँ, री अनाउंस ओनरशिप, मतलब इसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं किसी को, ट्रांसफ़र कर दिया मतलब टोकन ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र फ्रॉम, फिर वो अप्रूवल वगैरह आ जाता है इसमें। ट्रांसफ़र ओनरशिप, किसी को ओनरशिप में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने डिप्लॉय किया इसको ओनर में किसी और को बना सकता हूँ। अनपॉज कर सकता हूँ, बैलेंस अब ये सारे वाले फंक्शंस वही थे। सिंपल वाले इसमें एक ही आ गया है कि पॉज हो गए कि नहीं। अगर पॉज होगा तो हम लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, तो ये सेम सिंपल वही है। बट ये है कि बट अगर मैं इसमें यहाँ पे मैंने मिंट करा हुआ है, टोटल सप्लाई कितनी है 4000, इसमें से मैं मिंट कर दे बंड कर देता हूँ 2000, इसको कर दूँगा 2000। ये मैंने बंड किया तो अब इसकी वैल्यू देखें इतनी हो गई। अच्छा ये 2000 ये वाली वैल्यू नहीं गई, मैं चाह रहा था 2000 टोकन बर्न हो जाए, लेकिन 2000 नहीं हुए, 0.000000 इतने हुए टोकन बर्न। तो मुझे सही से वैल्यू डालनी चाहिए थी 2000, ऐसे करके ऐसे डालनी चाहिए थी वैल्यू। अगर मैं इसको करूँगा तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसको मैं कि मैंने इसको किया, फिर मैं इसको 2000 बंद कर दूँ। मैंने बंद करे तो ये देखें यहाँ पे 3 से सीधा ड्रॉप हो गया 1 पे। तो सेम यही है बंड फ्रॉम भी जैसे हमने बंड पढ़ा वैसे ही बंड फ्रॉम है। जैसे अगर किसी यूज़र ने मुझे अप्रूव किया है अपने पैसों में से, कुछ पैसा अप्रूव करे मैं, तो मैं उसके अकाउंट में से वो जितने भी अप्रूव किए हुए पैसे ना वो बंड कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हम लोग फिर बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही होती हैं। आप लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जितने भी ERC-20 टोकन देखेंगे दुनिया में, उन सब पे ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हुई भी होगी। तो इतना क्लियर है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। मैं इसको सारा कंट्रोल Z, अच्छा मैं कंट्रोल Z नहीं करता था, इसको मैं सिंपल इतना ही रखता हूँ। यही वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आगे लेके चलेंगे। इसमें हम टोटल सप्लाई हमने इतनी रखी हुई, इसको हम ऐसे करते हैं दोबारा डिप्लॉय कर लेते हैं। इसको करते हैं और इसकी मैं टोटल सप्लाई मैंने 4000 रखी हुई है, और इसका इनिशियल ओनर मैं ही हूँ, पहला वाला यूज़र। सही है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मैं इसका नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, इसकी टोटल सप्लाई वगैरह ये है, सेम चीज़ वही है बस। अब क्या होगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था प्री सेल का, बेसिक सा प्री सेल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मैं इसका जो वर्जन वगैरह वो सब सेम रख देता हूँ ताकि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट ना हो। यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट, प्री सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो मैं ERC-20 है ना, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये वाली जो चीज़ है ना ERC-20, इसको मैंने इंपोर्ट करा। इसको मैंने इंपोर्ट करा, फिर मैंने कर दिया इसको ERC-20 टोकन, इसको मैं टोकन रख दिया, फिर मैंने ERC-20 टोकन करके, और इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, अपने टोकन का एड्रेस पास कर दूँगा। ये टोकन का एड्रेस क्या है, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। अभी हम लोग सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन गेट टोटल, गेट
टोटल सप्लाई, ये मैंने किया पब्लिक व्यू रिटर्न्स u/56 रिटर्न टोकन डॉट, अभी देखिए मेरे पास सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अब मैं इसको कर दूंगा सप्लाई, टोटल सप्लाई। ये मैंने किया, तो जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो मेरे पास इस फंक्शन से टोटल सप्लाई की वैल्यू पता चल जाएगी, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। सही है। तो अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ पीसीएल कॉन्ट्रैक्ट को, ये मैंने डिप्लॉय किया कैट टोटल सप्लाई। तो ये देखें जो भी इस वैल्यू यहाँ पे भी थी 4000 वही यहाँ पे आ गई। तो अब इस तरीके से हम लोग जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड वगैरह कर सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिंट वगैरह कर सकते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी यूज़र अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पीसीएल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जैसी होती है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं टोकन यूज़र को मैं टोकन मिंट करने दूँगा, यूज़र कैन मिंट टोकन फॉर इन एक्सचेंज ऑफ 1 ETH। तो मैं 1 ETH का 10 टोकन दूंगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 1 ETH इज इक्वल टू 1 ETH के एक्सचेंज में वो कर पाएगा, 1 ETH देगा तो उसको मिलेंगे 10 AM। सही है। तो मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं करूँगा नेम क्या था इसका, सिंबल AM था। सही है। यूज़र मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मैं 1 ETH दूँ ना, यूज़र 1 ETH इसको देगा तो 1 ETH इसको देगा फंक्शन को, तो ये इसको 10 AM रिटर्न करेगा। मतलब 1 ETH के बदले में उसको सिर्फ 10 AM मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बाय टोकन। इसको मैं कर दूँगा पेएबल, क्योंकि इसमें वो इथीरियम भेजेगा, पेएबल। और इसमें मैं कर दूँगा ये, अब मैं करूँगा टोकन डॉट मिंट, टोकन डॉट, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शंस आ रहे होंगे। हाँ, टोकन डॉट ट्रांसफ़र टू, अच्छा 2 यहाँ पे आ जाएगा मैसेज डॉट सेंडर, और वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब इसके अंदर वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र के अंदर रन क्या हो रहा है। इसके अंदर मैं जाऊँगा और मैं ट्रांसफ़र चेक करूँगा, ट्रांसफ़र। अच्छा मैं ट्रांसफ़र के अंदर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे डेसिमल्स देने पड़ेंगे या नहीं। तो ट्रांसफ़र कर मैं देखता हूँ और अपडेट देखूँगा फ्रॉम वैल्यू। अच्छा वैल्यू के अंदर मैं देखता हूँ, अच्छा अगर एड्रेस 0 तो नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो इतने हो जाएंगे। वैल्यू फ्रॉम बैलेंस, सही। तो मैं इसको मैं 10 दूँ, टोकन डॉट ट्रांसफ़र मैसेज डॉट सेंडर। अच्छा पेएबल क्या बोल रहे हैं, नो विजिबिलिटी साइड इट वांट टू ऐड पब्लिक, हाँ पब्लिक करना है, पब्लिक। सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायर डाल दूँगा, रिक्वायर मैसेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 ईथर। अगर मैसेज डॉट वैल्यू 1 ईथर के बराबर है तो ही नीचे वाला कोड रन करो, वरना फिर एरर दे दो, प्लीज़ प्रोवाइड 1 ईथर। सही। इस इतने 1 ईथर के बदले में मैं 10 टोकन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैसेज और सेंडर को। ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा, इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा ये जो टोकन डॉट ट्रांसफ़र है ना, ये कॉल कर रहा है ये वाला फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर मैं ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं ट्रांसफ़र को देखूँ तो ट्रांसफ़र के अंदर क्या आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है एड्रेस, और टू आ रहा है ये। तो अगर मैं इसमें से यहाँ से उठाऊँ तो ये ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम से, तो इसमें फ्रॉम आ गया एड्रेस 0, ट्रांसफ़र आ रहा है ये। अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करूँ, ट्रांसफ़र आ रहा है एड्रेस 2, उसको मैं ट्रांसफ़र चेक करूँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम 2, फ्रॉम ये आ गया, 2 ये आ गया, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं है। हाँ ये वाला ट्रांसफ़र। तो अभी ट्रांसफ़र मांग रहा है 2, और ये ट्रांसफ़र करेगा ओनर के बैलेंस में से। ओनर क्या हो गया, मैसेज और सेंडर,
और फिर ट्रांसफ़र कर देगा टू को, जो कि टू का एड्रेस है। तो अब जो यहाँ पे मैं जो ट्रांसफ़र कॉल कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो मैं ट्रांसफ़र कॉल कर रहा हूँ इसमें ये टू मांग रहा है। जो टू जो है ये मैसेज और सेंडर हो गया, ओनर भी हो गया मैसेज और सेंडर। मैसेज और सेंडर, ये मैसेज और सेंडर वो हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला मैसेज और सेंडर जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये वाला जो टू हुआ वो हुआ ये मैसेज और सेंडर, जो कि इस अकाउंट को कॉल कर रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। अगर अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको मैंने लगाया है, ये इसको डिलीट करा, मैंने इसको दोबारा डिप्लॉय करा, बाय टोकन। अभी बाय टोकन जैसे ही मैं करूँगा ना, तो ये मुझे एरर देगा कि प्लीज़ प्रोवाइड वन ईथर। अब मैं वन ईथर प्रोवाइड करूँगा, ये फिर भी फेल होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर मैं ये करता हूँ, इसको बाय टोकन करता हूँ, तो ये देखिए ये अब भी फेल होगा। अब ये क्यों हो रहा है? द ट्रांजेक्शन हैज बीन कंटिन्यूड इनिशियल स्टेट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा, ट्रांसफ़र ये जो कर रहा है ना, ये ट्रांसफ़र कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पास तो कोई टोकन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका ओनर है इस कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कराना पड़ेगा कुछ बैलेंस, ताकि वो सेल कर सके। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा मैं, और इसका ओनर मैं देखूँगा कौन सा है। C4 है और ये C4 है। अच्छा, अब मैं C4 का ज़रा बैलेंस देखता हूँ कितना है। बैलेंस ऑफ C4, मैंने C4 का बैलेंस देखा 4000। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं 2000 टोकन जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दूँ, ताकि वो सेल कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अप्रूव, स्पेंडर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2000, और स्पेंडर आ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, तो अब वो ट्रांसफ़र करेगा इस अकाउंट में से। तो इस अकाउंट में से पैसे उठाएगा और फिर वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर देगा, मैसेज और सेंडर को। तो अगर मैं ट्रांजैक्ट करता हूँ तो ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही बाय टोकन रन करूँगा ना, तो ये अभी रन नहीं हो रहा। बाय टोकन एरर का ट्रिगर्ड हैज बीन रिवर्टेड इनिशियल से प्लीज प्रोवाइड वन ईथर। अच्छा, वन ईथर मैंने नहीं दिया, वन ईथर जैसे ही मैं दूंगा। अच्छा, मैं इसको दूसरा अकाउंट से कॉल करता हूँ ताकि पता चले कि भाई हमने कुछ टोकन खरीदे हैं। अच्छा, इसको मैं वन ईथर दूँ, मैंने वन ईथर दिया, बाय टोकन किया मैंने, बैलेंस। इसको मैं वे ईथर ही दे रहा हूँ ना क्या? इसको मैं बाय टोकन करता हूँ दोबारा, तो ये नहीं हो रहा। मैं इसका एड्रेस में चेक करता हूँ कितने अप्रूव हुए हैं, अलाउंस कितना मिला है इसको। स्पेंडर ये है, ओनर इसका है C4। तो इसको मैंने दिया हुआ 2000 का अलाउंस, लेकिन अभी ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जैसे मैं टोकन ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो नहीं रहा। तो इसको मैं चेक करता हूँ, इधर रखा है रिवर्ट ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड प्लीज प्रोवाइड वन ईथर। तो ये वन ईथर देना पड़ेगा। फिर से एरर आ रहा है, एड्रेस हुज टोकन आर बीइंग ट्रांसफर्ड 53। अच्छा, 53 कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसके पास। अच्छा, 53 एड्रेस हुज टोकन आर बीइंग ट्रांसफर्ड, वैल्यू 0, करंट बैलेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन अकाउंट, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ट्रांसफर। यू वांट टू काउंसलिंग की कैसे मिल रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको पावर कर देता हूँ टोकन डॉट डेसिमल्स। मुझे लग रहा है इसी का एरर है, और उसको मुझे दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से। मैंने डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हुआ इसका। अब मैं इसको अप्रूव करवाऊँगा, अलाउंस चेक करता हूँ उसके बाद अलाउंस कितना है। इसके बाद 0 अलाउंस है। अप्रूव मैं करूँगा इसको बंद कर दूँगा।
स्पेंडर है ये और ओनर करेगा स्ट्रेस को। इसको ओनर ने नहीं किया, इसको ओनर कौन है, ये वाला है। अप्रूव करेगा स्पेंडर, मैंने डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया। अभी तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा है, इसमें कुछ इशू आ रहा है। मुझे लग रहा है इसको ट्रांसफ़र फ्रॉम वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको सीधा ट्रांसफ़र ही कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने और अब मैंने इसको कर दिया ट्रांसफ़र। वन बैक फ्रॉम मेन ट्री नाउन्स ट्रांसफ़र टू, वैल्यू मैंने कर दी 1 1। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ट्रांजेक्ट किया। अब अगर मैं इसको बाय टोकन करता हूँ, हाँ अब देखें ये हो गया, क्योंकि अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने इसको बाय टोकन किया, तो अब मैं जैसे ही C4 चेक करता हूँ, तो अब C4 के पास कितना आ चुका होगा उतना ही होगा। तो अगर इसको मैं हटा के मैं सेकंड लास्ट वाले को करता हूँ, सेकंड लास्ट वाले को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो अभी मैं सिर्फ सीधा बाय टोकन कर दूँगा। फिर 1 ईथर देना पड़ेगा मुझे। 1 ईथर मैंने दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसका बैलेंस चेक करता हूँ। इसका बैलेंस क्या है, इसका जैसे ही मैं बैलेंस चेक करूँगा तो उसके बाद 10 पड़े होंगे। 10 टोकन्स इसके पास आ गए यूज़र के पास। तो अब इसने जो है मुझे 1 ईथर दिया, तो अब मेरे पास आ गया 2 ईथर। तो इस प्रीसेल के कॉन्ट्रैक्ट के पास आ गया 2 ईथर, और 2 ईथर के बदले में इसने एक AM का टोकन इस यूज़र को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग प्रीसेल बनाते हैं। प्रीसेल में अभी से हमने मेन फंक्शन ऐड किया है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। फिर इसको हम बाद में पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है प्रीसेल। प्रीसेल का फंक्शन का सिर्फ ये एक ही फंक्शन होता है जो कि काम का होता है, जिसमें हम लोग यूज़र से मनी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 ईथर कलेक्ट कराए, और उसके बदले मैंने उसको सस्ते में 1 AM दे दिया। तो जब मैं इसको लॉन्च करूँगा, तो लॉन्च में मैं करूँगा 1 ईथर, 1 ईथर के बदले मैं दूँगा 40 AM। तो अभी मैं दे रहा था 10 AM, तो 30 का डिफरेंस आ गया। तो यूज़र जब भी लॉन्च होगा जब टोकन, तो उसको 30 AM का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रीसेल, अगर प्रीसेल में कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले मैंने इसको अप्रूव करके ट्राई किया, तो अप्रूव में ही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट क्या किया, बाद में मैंने इसको सीधा ट्रांसफ़र ही कर दिया। मैंने इसको ट्रांसफ़र करा, तो अगर मैं इसको देखूँ इसका बैलेंस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो कुछ 10 या 2 इसके पास बैलेंस होगा। तो अगर मैं बैलेंस देखूँ तो इसके पास 98 इतने सारे बचे हैं। पहले इसके पास 100,000 इसके पास मैंने टोकन ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो 1000 में से अभी इसने सिर्फ 10 या 20 AM इसने सेल करें, इसने 20 AM सेल करें, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई है 2 ईथर। तो इस तरीके से प्रीसेल वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग NFTs वगैरह पर भी काम कर सकते हैं, और ERC-20 का एक पूरी मार्केट प्लेस बना सकते हैं। तो अगर इसको किसी चीज़ में, इसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लगाता ना, तो ये क्या करता, कितने डेसिमल्स हमारे पास, 1 2 3 3 4 6 9, और ये, तो ये क्या करता है, इसमें से जो है ना, ये होता है 1 ईथ, ये 1 ईथ होता है या 1 वे होता है। ये क्या करता है, 10 अगर मैं इसकी नहीं लगाता ना 10 की जगह, तो ये क्या करता है, सिर्फ इतनी वैल्यू ट्रांसफ़र करता है, 0.00000001, क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ पे आ गया
तो यहाँ पे एक ज़ीरो चला जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 1। तो इतनी वैल्यू ये ट्रांसफ़र करता है। तो इतनी वैल्यू, ये 1 टोकन तो बना ही नहीं, 10 टोकन तो बना ही नहीं। तो 10 टोकन ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे यहाँ पे इस 1 को हटा के 10 लगाना पड़ेगा। तो अब जाके ये 10 टोकन पूरे बने। तो ये हमें 18 डेसिमल्स शुरू में लगाने पड़ते हैं, जब जाके ये सिर्फ 10 टोकन्स बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसमें किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। आज आप लोगों ने ERC20 सीखा है, और ERC20 सीखा है आज आप लोगों ने। EIP सीखा है, EIP वर्सेस ERC सीखा है, और टोकन वर्सेस कॉइन। फिर आपने पूरा ERC20 टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पीसीएल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये आज आप लोगों ने मेन काम था पीसीएल कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्योंकि वो एक ERC20 टोकन के अंदर डेटा कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको एक सेल कर रहा है, पीसीएल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आज आप लोगों ने सीखा है। अच्छा, पीसीएल में मैंने बिल्कुल सिर्फ मेन ही एक ही फंक्शन डाला, क्योंकि सिर्फ इसका मेन ही फंक्शन का काम था। आप लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने प्राइस चेंज कर दी है 1 ईथर, मैंने डायरेक्ट ही चेक कर दिया। आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, अगर 1 ईथर से ऊपर है तो भी दे दें। मिनिमम तो हमें 1 ईथर ही चाहिए, मिनिमम हमें 1 ईथर ही चाहिए। अगर 1 ईथर से बड़ा भी हो तो भी हम लोग 10 टोकन यूज़र को दे देंगे। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 1 ईथर मिलने पे 10 मिलना है, और 2 ईथर मिलने पे 20 मिलना है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उसको आपको करना पड़ेगा मैसेज डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ऐसे करिए कुछ, जितनी मैसेज डॉट वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ये टोकन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग NFTs वगैरह सीखेंगे। NFTs भी कुछ नहीं है, बस उसमें IPFS वगैरह एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसको फिर अपना ओपन सी पे हम लोग फिर अपना NFTs को मिंट करेंगे, और फिर उसके साथ फिर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे प्री-सेल का। उसके अंदर फिर हम NFTs को सेल करेंगे। NFTs को फिर हम लोग ERC20 टोकन के साथ भी जोड़ देंगे, तो एक एप्लीकेशन बन जाएगी। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती हैं ERC20 और ERC721 को मिला के, लेकिन हम लोग पहले NFTs बनाना सीखेंगे, NFTs को मिंट करना सीखेंगे ओपन सी पे। फिर उसको ERC20 के साथ कनेक्ट करेंगे कि हमें 10 AM का एक या NFT मिले। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये वाली क्लास समझ आई होगी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आप लोग एक प्री-सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनाएं, उसके बाद आप लोग फ्रंट एंड को कनेक्ट करें, तो आप लोग की एक अच्छी एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट